गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैराथन में हम लोग नया चैप्टर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे। देर आर 16 चैप्टर्स। तो वी हैव कंप्लीटेड सैलरीज यस्टरडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का हेड का एक्चुअल पूरा नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFHP, लेकिन इतना लंबा कोई बोलता नहीं है, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HP। क्या बोलते हैं? HP बोले तो हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम में भी हम हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम का बेसिकली मतलब होता है रेंटल इनकम। कौन सी इनकम? रेंटल इनकम। इसे कहते हैं HP इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा, मेरे पास एक घर है और अगर वो मैं बेच दूं, सेल कर दूं, तो बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो किस हेड में जाएगा? क्या वो HP में जाएगा कि कैपिटल गेन्स में जाएगा? सर कैपिटल गेन्स में। पर अगर वही घर मैं किसी को रेंट पर दे दूं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेट आउट कर दिया, लेट आउट मतलब रेंट पर लगा दिया, तो जो उससे रेंटल इनकम आएगी वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? HP हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नया चैप्टर है HP। ओके, ये है टॉपिक लिस्ट। पहले एक बार मैं टॉपिक लिस्ट दिखा देता हूँ, फिर अंदर में जाके करके बात करना चालू करेंगे। ऑब्वियसली मैराथन है तो थोड़ा मैं फास्ट बोलूंगा ही बोलूंगा। इधर वी विल स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन एंड ऑल, लाइन बाय लाइन मूव करते जाएंगे। कंप्यूटेशन चार्ट, ये लॉप के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सब हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर्टी के साथ आप बहुत चूज कर सकते हो। एक होता है कि प्रॉपर्टी में मैं खुद रह रहा हूँ, मान लो कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं उसमें खुद निवास कर रहा हूँ, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, SOP, SOP। लेकिन अगर हम लोग किसी को रेंट पर लगा दें तो उसको क्या बोलेंगे? लॉप, लेट आउट प्रॉपर्टी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, ना मैं उसमें रहता हूँ अपने परिवार के साथ और ना मैंने रेंट पे लगाया, वो प्रॉपर्टी बंद पड़ी है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? वेकेंट। क्या बोलेंगे? वी से वेकेंट प्रॉपर्टी, खाली पड़ी है। ठीक है। चौथा एक और केस हो सकता है, आई हैव अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली मैं उसमें रहता नहीं हूं अपने परिवार के साथ, वो भाड़े पे भी नहीं लगाया है, वो बंद भी नहीं है, बल्कि मैं उसमें बिजनेस कर रहा हूं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस। तो प्रॉपर्टी के साथ बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग केसेस कवर्ड हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में HP के थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे सम्स भी बनता है और थ्योरी भी बनता है, वो सब कुछ है। तो ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। पहली बात, यू मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यू मस्ट बी व्हाट? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगा दी है तो आप कहलाओगे लैंडलॉर्ड, और जो उस प्रॉपर्टी में रेंट पर लेकर रह रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेनेंट। तो हम लोग कौन है? ओनर या लैंडलॉर्ड? ठीक है। और जो रेंट पर रह रहा है वो कौन है? टेनेंट है। हमको बोलोगे ओनर या लैंडलॉर्ड, रेंटल इनकम तो मुझे हो रहा है ना, तो असेसी कौन है तुम्हारे लिए? लैंडलॉर्ड। जो प्रॉपर्टी का मालिक है, ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वही तुम्हारे लिए असेसी है। और जो टेनेंट है वो असेसी थोड़ा है, वो तो रेंट देता है, लेता थोड़ा है, उसके लिए इनकम नहीं, उसके लिए तो एक्सपेंस है। तो टेनेंट के बारे में नहीं सोचना है, तुम हमेशा अपने आप को क्या सोचोगे? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर लैंडलॉर्ड सोचोगे। यहाँ हर तरह की प्रॉपर्टी कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रेंट पर सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, हर तरह का प्रॉपर्टी। क्या क्या? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउस, गोडाउन भी तो रेंट पे दिया जाता है। गोडाउन, वेयर हाउस में तो गोडाउन भी तो रेंट पे देते हैं। शोरूम, जो मतलब माल बेचते हुए जो शोरूम है वो भी रेंट पे हो सकता है। प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री को भी नहीं छोड़ा। अगर मेरे पास विदेशों में कोई प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको मैंने रेंट पे लगा रखा है, रेंट कमाता हूं, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल है और इसी हेड में टैक्सेबल है HP के अंदर। तो इन्होंने तमाम तरह की प्रॉपर्टीज को इसमें कवर कर लिया, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। इवन द फॉरेन प्रॉपर्टी इफ इट इज लेट आउट ऑन रेंट, दैट रेंटल इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड HP। नीचे ये देखो, याद करने के लिए सिंपल सा, तुम अपने आप को क्या समझोगे? तुम अपने आप को हमेशा ये समझोगे, ठीक है? हु आर यू? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और तुम ही हो हमारे असेसी। तो तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है? बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टुनेंट। क्या बोलते हैं इसको? बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टुनेंट। मतलब बिल्डिंग के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लैंड जुड़ा हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता? गार्डन वगैरह। पर अगर सिर्फ लैंड है तो इस चैप्टर में कवर्ड नहीं है। पर लैंड प्लस बिल्डिंग है, कवर्ड है। बिल्डिंग है, कवर्ड है। पर ओनली लैंड है तो कवर्ड नहीं है। ठीक है, पढ़ो नंबर 1 क्या लिखा है? बिल्डिंग और लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, मतलब लैंड प्लस बिल्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड अपॉर्टुनेंट। ठीक है, तो आपने ये लेट आउट किया है, रेंट किसको किया है? टेनेंट को। तुमको टेनेंट के बारे में सोचना है,
तुमको किसके बारे में सोचना है? इनकम किसकी हो रही है? इस आदमी की, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी की, इसकी इनकम हो रही है ना, रेंट इनकम। तो तुमको इसके बारे में सोचना है, यही तुम्हारी कहानी का हीरो है। जो भी रेंट इसको मिल रहा है दैट इज एचपी इनकम। इस चैप्टर में मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अक्रूवल बेसिस। ओके, सैलरी में मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है ड्यू बेसिस और रेस्टेड बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ होता है एक्रूवल बेसिस। ठीक है, ये सेक्शंस का चार्ट है। ऑब्वियसली जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सारे सेक्शंस बताऊंगा, बोलते जाऊंगा, पर तुमको सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है। पर मेरे लिए सेक्शन नंबर बताना या किताबों में लिखना ज़रूरी होता है। अगर देखो अभी छोटापन है, ठीक है, मान लिया अभी इंटरमीडिएट है, कोई बात नहीं, अभी एचपी के वैसा है, लेकिन कभी तो तुम बड़े होगे, आगे जाओगे, और जिस दिन तुम बड़े होके आगे जाओगे तुमको सेक्शन वाइज सोचना पड़ेगा, सेक्शन वाइज बात करना पड़ेगा। हर एक बात जो तुम बोल रहे हो तुमको पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, किस सेक्शन से निकला है। इसीलिए मेरे लिए सेक्शन नंबर बताना अनिवार्य है। जितने सेक्शन नंबर्स वगैरह मैं हर टॉपिक में बता रहा हूँ उतना किसी किताब में तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर ज़रूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ेंगे एक एक करके। अच्छा, एचपी चैप्टर के सेक्शंस का रेंज क्या है? 22 से 27, वो दिख भी रहा था तुमको, 22 से 27। तो पहला सेक्शन क्या होता है? चार्जेबिलिटी सेक्शन। 22 नंबर क्या होगा? चार्जेबिलिटी। ये रहा गया। चार्जेबिलिटी को याद करने के लिए हम लोग एक शब्द याद करेंगे, बोन। ठीक है, क्या याद करेंगे? बोन। बी से बिल्डिंग होना चाहिए, मतलब रेंट पर क्या दे रहे हो? बिल्डिंग। ओके, रेंट पर क्या दे रहे हो? बिल्डिंग। ओ से ओनर होना जरूरी, यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड एन से वो प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो बल्कि आप लेट आउट कर रहे हो, तब वो यहाँ पे चार्जेबल है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब तो जो रेंट इनकम आ रहा है वो एचपी में टैक्सेबल है। अगर वो एचपी में टैक्सेबल नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब फिर वो किस हेड में टैक्सेबल है? आईएफओएस या पीजीबीपी? If the three conditions mentioned below are satisfied, all the three conditions are satisfied, born, then in that case the rental income will be charged under the head HP. If not satisfied, then it will be charged as income under which head? Sir, या तो IFOS में जाएगा या PGV में। पीजी में कोई भी चीज़ कब जाता है? जब वो उस इंसान का रेगुलर बिजनेस हो, तब पीजी में। और अगर वो उस इंसान का रेगुलर बिजनेस नहीं है तब फिर वो आईएफओएस में जाएगा। आईएफओएस का फुल फॉर्म इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज फिफ्थ हेड में जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अच्छा, तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना है कि तीनों होना है? ऑल द थ्री कंडीशन। नंबर वन, बिल्डिंग, देयर हैज टू बी अ बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग प्लस लैंड, पर सिर्फ लैंड नहीं। अगर आप सिर्फ लैंड दे रहे हो भाड़े पर, देखो पॉइंट नंबर वन क्या है? वेकेंट लैंड, मतलब उसमें बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ लैंड दे रहे हो, या सिर्फ प्लांट मशीनरी दे रहे हो, या सिर्फ फर्नीचर दे रहे हो, या सिर्फ होर्डिंग्स वगैरह दे रहे हो, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए होर्डिंग नहीं होती क्या जगह जगह, अगर आप सिर्फ ये सब चीजें रेंट पे दे रहे हो तो वो एचपी में तो नहीं आएगा। तो एचपी में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? आईएफओएस। और अगर वो इस इंसान का रेगुलर धंधा ही है तब, जैसे जगह जगह शहर में होर्डिंग्स लगाए हुए हैं जो मैं रेंट पे देता हूं, तो ये मेरा कारोबार है, तब होर्डिंग का रेंट का पैसा कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, अगर मेरा कारोबार ये कि मैं लोगों को प्लांट मशीनरी रेंट पे ही देता हूं, तब ये कहाँ जाएगा प्लांट मशीन का रेंट? पीजीबीपी में। ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई एक प्लांट मशीनरी जो मैंने रेंट पे दिया तो कहाँ जाएगा? आईएफओएस में। एचपी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आईएफओएस या पीजीपी। और अगर रेगुलर बिजनेस तो पीजीपी, रेगुलर बिजनेस नहीं है तो आईएफओएस। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आज के दिन तुम कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो तुमको केवल फ्लैट मिलता है, वो बिल्डिंग का जमीन मिलता है क्या? नहीं। आज मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, मैंने उसमें एक प्रॉपर्टी खरीदा, मतलब एक फ्लैट खरीदा, तो मेरे को जमीन थोड़ा देते हैं, तो जमीन नहीं चाहिए, सिर्फ बिल्डिंग का मालिकाना हक होना चाहिए। यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, यू मे और मे नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड, इट डजेंट मैटर। लैंड का ओनरशिप नहीं चाहिए, बिल्डिंग का ओनरशिप चाहिए। ओके, ये क्लियर है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं सबलेटिंग। पास तो नहीं हो रहा ना? हो तो बोल देना, मैं धीरे हो जाऊंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब है
मैंने रेंट पे लिया और फिर रेंट पे लगा दिया। सबलेटिंग का मतलब क्या है? मैंने रेंट पर लिया और फिर मैंने रेंट पर लगा दिया। तो एम आई दी ओनर ऑफ द बिल्डिंग? नो, ओनर नहीं होना। तो फिर मुझे जो रेंट इनकम मिलेगा वो कहाँ जाएगा? IFOS या PGBP। ठीक है, आर यू क्लियर? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बड़ी सी बिल्डिंग 5 साल के लिए लीज पर ले ली। कितने साल? याद रखना 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? वो बाद में पता चलेगा। लीज कितना होना चाहिए? 5 साल का। सपोज मैंने 5 साल के लिए लीज पे एक बड़ी सी बिल्डिंग ले ली। उस बिल्डिंग के अंदर 40 कमरे हैं और मैंने उस बिल्डिंग को हॉस्टल में तब्दील करके वो जो 40 कमरे स्टूडेंट्स लोग को रेंट पे लगा दिया। हॉस्टल है, स्टूडेंट लोग को रेंट पे लगा दिया। तो एम आई दी ओनर ऑफ द बिल्डिंग? नो, मैंने रेंट पे लिया और रेंट पे लगाया, तो इसको सबलेटिंग बोलते हैं ना। अब तुमको क्या लग रहा है, वो जो 40 स्टूडेंट्स है जो मुझे रेंट देंगे, ये कहाँ जाना चाहिए? IFOS में जाएगा कि PGB में? सर दिस साउंड्स लाइक बिजनेस, कि आप तो ये व्यापार के एंगल से कर रहे हो कि पूरी बिल्डिंग लेके लड़का लड़की लोग को चढ़ा दिया रेंट पे, तो ये तो कारोबार लग रहा है। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? PGB। और अगर एक कोई प्रॉपर्टी मेरे पास होता जो मैंने रेंट पे लेके दूसरे को लगाया, तो फिर वो किस में जाता? तो IFOS में जाता। जैसे पेइंग गेस्ट जानते हो कि नहीं जानते हो? सोचो एक बूढ़े लोग हैं, मतलब ओल्ड कपल है जिनके बच्चे अलग अलग जगह पर रहते हैं। अब ओल्ड कपल के पास बहुत बड़ा फ्लैट है, 4 BHK का, 4 कमरों का फ्लैट है। तो 2 कमरे में खुद रहते हैं और 2 कमरों में पेइंग गेस्ट लगवा दिया है। तो वो उनका कारोबार हुआ गया? नहीं। तब वो पेइंग गेस्ट का जो सबलेटिंग उन्होंने किया, कहाँ जाएगा? वो प्रॉपर्टी रेंट की है, मतलब ओल्ड कपल ने रेंट पे ले रखा था प्रॉपर्टी और अब वो 2 कमरे दूसरे को रेंट पे दे रहे हैं। तो रेंट पे लेके रेंट पे दे रहे हैं, सबलेटिंग। पर क्या ये उनका कारोबार है? नहीं सर, ये तो 2 कमरे है बस। तो ये कहाँ जाएगा? IFOS। देखो IFOS से PGB में जजमेंट करना बहुत आसान है। तुम फैक्ट्स को पढ़ के समझ जाओगे कि यार ये धंधा कर रहा है कि ये एक्स्ट्रा इनकम है। एक्स्ट्रा इनकम है तो IFOS, और धंधा कर रहा है तो PGB। ये बात सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर HP में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो IFOS या PGB। ठीक है, इस पे बहुत सारे ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबलेटिंग से आने वाला इनकम कहाँ जाता है? या तो IFOS या PGB, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन आप रुक जाओ, मैं आगे जाऊंगा, सेक्शन 27 पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में सेक्शंस का रेंज क्या है? 22 से लेकर 27। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 27। 27 इज डीम्ड ओनरशिप। 27 इज डीम्ड ओनरशिप। अगर मान लो मैं कोई प्रॉपर्टी को 12 साल या उससे अधिक के लिए लीज पर लेता हूं, आई बिकम द डीम्ड ओनर। आई बिकम द डीम्ड ओनर। तब अगर मैंने वो रेंट पर चढ़ाया है तब फिर वो HP में ही जाएगा, बिकॉज आई बिकम द डीम्ड ओनर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मैंने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग 15 साल की लीज पे ले लिया। 12 साल, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 साल, 15 साल की लीज पे ले लिया है। ठीक है, ओनर नहीं हूँ, 15 साल की लीज पे, पर 12 साल या उससे अधिक के लीज को डीम्ड ओनर माना जाता है, तो आई विल बी डीम्ड ओनर। अब अगर वो मैं बिल्डिंग में हॉस्टल खोल दिया और 40 स्टूडेंट लोग को ला के रख रहा हूँ, तब फिर वो HP में जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, लीज में ये 12 साल थोड़ा याद रखने की चीज है। नीचे आ जाओ। N बॉर्न, B से बिल्डिंग, O से ओनर, N से नॉट बिजनेस या नॉट इन कनेक्शन विद बिजनेस। इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं तुमको देता हूं। कोटा शहर में, राजस्थान में एक शहर है कोटा, ठीक है, जहाँ पे IIT जॉइंट एंट्रेंस की कोचिंग कराई जाती है। वहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे आस बगल में, मतलब जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थित है वहाँ अगल बगल में बहुत सारी बिल्डिंगें बना लेता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना लेता है। क्यों? क्योंकि सर कोटा में पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आएंगे, तो उनको तो कहीं रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? क्लासरूम में तो आके सोएगा नहीं। तो बगल में ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग बहुत सारा बना ली है और उसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक एक फ्लैट स्टूडेंट लोग को रेंट पर दे देता है। ठीक है ना? एक बात सुनो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्राइमरी इनकम कहां से होता है? हॉस्टल से होता है कि क्लासरूम से होता है? ये जो हॉस्टल के लिए वो रेंट पर दे रहा है, ये उनका मेन पर्पस नहीं है, ये तो उनके बिजनेस से कनेक्टेड है। तो उनका मकसद क्या रेंट इनकम कमाना है? नहीं, उनका मकसद तो अपने मेन बिजनेस को सपोर्ट करना है। तो क्योंकि ये बिजनेस से कनेक्टेड होगा तो वहां पे जो रेंट इनकम आएगा वो कहां जाएगा? PGBP। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट। सपोज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बगल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग उन्होंने बना रखा है बहुत सारा। तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो फीस वो लोग देते हैं वो भी PGBP, और जो रेंट वो लोग देंगे वो भी PGBP। बिकॉज दिस प्रॉपर्टी, ये कोई रेंट इनकम कमाने के लिए नहीं था, इट वॉज कनेक्टेड विथ योर मेन बिजनेस। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? तो अगर आप प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस कनेक्शन में यूज कर रहे हो
तब सर फिर वो पीजीपी चला जाएगा, वो फिर ये नहीं होगा, वो एचपी का नहीं होगा क्योंकि वो धंधा हो गया फिर ना। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, मैं एक लास्ट बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। शहर भर के अंदर मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, शहर भर के अंदर मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे लगा दिया है, उससे मेरे को रेंट इनकम आता है, बिल्डिंग है, ओनर भी है, ठीक है, और यही मेरा कारोबार भी है, मैं यही काम करता हूँ कि प्रॉपर्टी जगह जगह रेंट पे लगाता हूँ। तब मेरे लिए रेंटल इनकम एचपी होगा कि पीजीबीपी? पीजीबीपी। आर यू ओके? आई एम गिविंग यू वन वेरी गुड एग्जाम्पल, रिमेंबर इट। ये एग्जाम्पल मैंने क्लासरूम में भी नहीं दिया था, अभी अचानक से मुझे स्ट्राइक किया तो मैं अभी मैराथन में दे रहा हूँ तुम लोग को। मॉल में गए हो, मॉल में आपने देखा है बहुत सारी शॉप्स होती है, मैक्सिमम ऑफ देम आर रेंटेड। जो मॉल का ओनर होता है ना, वो इन शॉप्स को रेंट पे देता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ देम आर रेंटेड। तुम देखते हो आए दिन मॉल के अंदर शॉप से बदलते रहते हैं, अरे कोई खोला नहीं चला, बंद कर दिया, दूसरे को दे दिया रेंट पे, है ना। तो मॉल ओनर को ये अलग अलग शॉप से जो रेंट का इनकम मिलता है, आपको क्या लगता है वो एचपी है कि पीजीबीपी है? वो उनका कारोबार है सर, वो उनका पीजीबीपी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्लियर है? तो अभी ये बॉन्ड क्लियर है ना अपना? ओके अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इनकम कहाँ पे जाएगा? रेंट इनकम एचपी में, अदरवाइज वो रेंट इनकम कहाँ पे जाएगा? आईएफओएस या पीजीबीपी। सो नाइस, आगे बढ़ो। मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अभी देखिए, हाउस प्रॉपर्टी का 4 उपयोग हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का 4 उपयोग हो सकता है। पहला उपयोग क्या लिखा है? लॉप। लॉप का फुल फॉर्म लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब आपने रेंट पर लगा दिया, ठीक है, वेरी गुड, ओके। ये जो भी रेंट आएगा ये टैक्सेबल है। अंडर विच हेड? अब तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए हैं, तो नाउ वी विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट द आईएफओएस पीजीबी, विल टॉक अबाउट एचपी ओनली। तो यही तो है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे लगा दिया, तो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम देंगे लॉप, लेट आउट प्रॉपर्टी। नाम देना बहुत ज़रूरी है, उससे इजीली याद रहता है, चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाती हैं, ओके। तो जो रेंटल इनकम है सर वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? एचपी में होगा। सेकंड क्या लिखा है देखो, सॉप। सॉप का फुल फॉर्म सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है कारोबार के लिए नहीं, मैं घर के लिए तरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं, मेरे बीवी बच्चे उसमें रह रहे हैं, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड आई एम स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो दैट्स कॉल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ऑब्वियसली, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई इनकम तो आ नहीं रहा है, मेरी प्रॉपर्टी और मैं खुद उसमें रह रहा हूं, तो कोई इनकम आ रहा है क्या? तो कोई टैक्स लगेगा क्या? नहीं, नो इनकम नो टैक्स, नो इनकम टैक्स, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने कुछ चुभती बात कर दी। सरकार ने बोला अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और आप सारी प्रॉपर्टी को बैठ के सेल्फ ऑक्यूपाइड घोषित कर रहे हो तो हम वो मानेंगे नहीं। एक इंसान कितनी प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाई करेगा? तो सरकार ने बोला अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और आप सबको बोलते हो कि मैंने रेंट पे नहीं लगा रखा, मैं खुद ही उसमें रहता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हम उसमें से सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी को मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और एग्जेम्प्ट करेंगे। 2 प्रॉपर्टी के ऊपर जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप बोलोगे उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे, उसको हम डेलॉप मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, और उस पर हम टैक्स देंगे। तो ये तो सरकार ने चुभती बात कर दी। मान लो किसी के पास अगर 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, किसी के पास 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्यों नहीं हो सकता? महेंद्र सिंह धोनी, सच अ बिग क्रिकेटर, भाई ऐसे लोगों के पास तो अनाप शनाप पैसा है, तो पैसे का इंसान करता क्या? प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट करता है, और इनको तो आए दिन अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। होम टाउन सपोज उनका रांची है, पर ही उनके पास मुंबई में पक्का घर होगा, अब मुझे पता नहीं पर होना तो चाहिए, मुंबई में पक्का घर होगा, दिल्ली में घर होगा, और चेन्नई सुपर किंग्स के वो है ना, तो वहां भी पक्का घर वर होगा। तो ऐसे इंसान का जो सेलिब्रिटी है जिसका काम ही है इधर उधर घूमते रहना, तो ऐसे लोगों का तो इंडिया में और विदेश में न जाने कितनी प्रॉपर्टीज होगी। नाउ लेट अस से कि उनके पास 10 प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कोई भी उन्होंने रेंट पे लगा नहीं रखा है, खाली पड़ा रहता है, नहीं तो कभी कभार जाके खुद ही रहते हैं, कभी जब गए जैसे 1 महीना गए तो खुद ही रहते हैं, तो खाली है या तो खुद ही रहते हैं। तो 10 प्रॉपर्टी को क्या घोषित कर रखा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं 10 में से कोई भी 2 को सॉप मान लो और एग्जम्प्ट कर दो, बाकी 8 को हम क्या मानेंगे? डेलॉप।
और फिर हम उस पर टैक्स वसूलेंगे। समझ रहे हो? तो ये तो एचपी का नियम है और तुमको एग्जाम में ऐसे ही करना है, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में तो खटक रहा है, सर ये तो गलत बात है, धोनी के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। जैसे एक फाइल में 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, वो 2 प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे कर सकता है, 2 प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम पे कर सकता है, 2 प्रॉपर्टी अपने किसी और रिलेटिव के नाम पे कर सकता है। हो गया कि नहीं? तो अलग अलग एसएससी के नाम पे हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सारी प्रॉपर्टी के अपने ही नाम पे रखेंगे क्या, कि अपने परिवार वालों के नाम पे दिखा देंगे? तो बस हो गया ना, बच गया ना। तो 2 इसका एग्जाम, 2 उसका एग्जाम, 2 उसका एग्जाम, 2 उसका एग्जाम, 2 उसका एग्जाम, बात खत्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इतना आसान नहीं है। जैसे क्या होता है, वाइफ को अगर वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो अगर वो वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट किए विदाउट कंसिडरेशन या लेस कंसिडरेशन, तो ही बिकम्स द डीम्ड ओनर हिमसेल्फ। सेक्शन 27, नॉट क्लबिंग 64 बट 27। तो वाइफ के फाइल, ऐसे लोग क्या करते हैं ना, जिनका बहुत इनकम होता है, वो अपने रिश्तेदारों की फाइल में भी धीरे धीरे इनकम शो करना स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा बड़ा इनकम हो जाता है। कोई भी बिजनेस करते हैं तो वाइफ को पार्टनर बना लेते हैं, तो वाइफ की भी इनकम बनती जा रही है। तुम देखते हो कि नहीं, सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस में अपनी मदर सलमा खान को बना रखा है कि नहीं? तुम देखना फिल्म में आता है, ठीक है। शाहरुख खान की वो रेड चिलीज कंपनी है, तुम देखोगे उनका कोई भी फिल्म आता है उसमें उनकी वाइफ का ये नाम होता है गौरी खान, ठीक है। ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? तो ये लोग अपने बिजनेस वगैरह जो एक्स्ट्रा इनकम से उसमें पार्टनर बना के रखते हैं, ताकि उनकी भी इनकम बन जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी खरीद के अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि वाइफ ही अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लेगी, ताकि वो सेक्शन 27 क्लबिंग डीम्ड ओनर का ज्ञान ना लगे। तो ऐसे करके बच जाते हैं। तो आप ये ना सोचो कि रियल वर्ल्ड में सर अन्याय होगा, रियल वर्ल्ड में कोई अन्याय नहीं होता सर, सबका उपाय है। पर तुम एग्जाम में यही करोगे जो यहाँ लिखा है, ठीक है। तुमको बोला जाएगा दिस पर्सन हैज गॉट 10 प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ देम आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, व्हाट टू डू? यू विल सिंपली से सर 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, 8 प्रॉपर्टी डलॉप, और उस पर फिर लेट आउट का इनकम निकाल के अपने सॉल्व करेंगे। आर यू ओके विद दिस? एक चीज ऐसा है जो हम लोग इसमें फॉल ही नहीं करेगा, वो ये है। सर ये क्या है? पब। पब का मतलब वो वाला पब नहीं, पब का मतलब प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस। फुल फॉर्म लिखा हुआ है प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस। जैसे सोचो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी है मेरी, दुकान है, शॉप, मेरी एक शॉप है, मैं आई एम द ओनर एंड मैं उसमें बिजनेस कर रहा हूं। तो ना तो वो मैंने भाड़े पे दिया है तो लॉप नहीं है, ना मैं उस दुकान के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूं तो वो शॉप भी नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी यूज इन बिजनेस है। प्रॉपर्टी यूज इन बिजनेस जो होता है वो एचपी के बाहर है, ठीक है। तुम एचपी में ना उसको टैक्सेबल बोलोगे ना एग्जेम्प्ट, वो एचपी के बाहर है। उल्टे तुमको उस शॉप का पीजीबीपी में डिप्रिशिएशन मिलेगा कि नहीं? 10%। पीजीबी में डिप्रिशिएशन होता है ना, कल डिप्रिशिएशन चालू होगा तो ऐसे तो बताऊंगा ही, पर हम सबको मालूम है कि डिप्रिशिएशन का ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक कॉन्सेप्ट। तो बिल्डिंग वगैरह के ब्लॉक पे डिप्रिशिएशन का रेट कितना है? 10%। तो अगर मेरे पास एक दुकान है जिसमें मैं व्यापार कर रहा हूं, तो सर वो तो एचपी में आएगा ही नहीं, बल्कि उल्टे उसका तो मेरे को 10% डिप्रिशिएशन क्लेम मिलेगा। आर यू ओके विद दिस? तो इसलिए काटा है मैंने, ना टैक्सेबल ना एग्जेम्प्ट, सर वो यहाँ है ही नहीं, वो पीजीबी में जाएगा, बल्कि उसका रिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा अभी तुम सोचो जरा, मैंने बोला ना हर चीज का उपाय है दुनिया में, हर चीज का उपाय है दुनिया में। मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मेरे पास नहीं, महेंद्र सिंह धोनी के पास 10 प्रॉपर्टीज है, तो बहुत सारा उपाय है। 1-2 तो सॉप घोषित कर देंगे, बाकी 8 प्रॉपर्टी में से ये कर सकते हैं कि या तो रिश्तेदारों के नाम पे 2-2 कर लें तो वैसे हो जाएगा, या फिर और एक उपाय है, उन हर प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा बिजनेस बोल के दिखा दें, एंड वंस इट बिकम्स प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस, तब उसका एचपी में तो काम है नहीं, उल्टे उसको पीजीबी में रिडक्शन जरूर मिल जाएगा। ऐसे लोगों के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? बॉस उनके पास कमर्शियल, ये लोग रेस्टोरेंट खोल के बैठते हैं कि नहीं? तुमने सुना होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स ने रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, तो रेस्टोरेंट वाली प्रॉपर्टी ना तो लेट आउट है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो क्या है? पब है। उसका तो उल्टे डिप्रिशिएशन क्लेम मिलेगा पीजीबी में, यस और नो? पढ़ना समझ में आ रहा है? तो उपाय सबका दुनिया में, पर तुमको जितना क्वेश्चन में वो सवाल पूछेंगे तुम उसी हिसाब से आंसर करोगे, वहां ज्यादा ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब जो मैंने एक्स्ट्रा बताया ये केवल तुम्हारे विश्वास के लिए, मतलब एक होता है ना कि स्टूडेंट को नहीं तो हिल जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसने समझा दिया कि उपाय है, पर वो उपायों को तुमको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम एग्जाम में यही सब बताओगे, जो भी यहां मैंने लिखा है वही यहां पे बनाया हुआ है। लॉप क्या होता है? टैक्सेबल। सॉप अप टू 2 प्रॉपर्टी क्या होता है? एग्जेम्प्ट। 2 के ऊपर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तो क्या होता है? डलॉप, और उस पर टैक्स देना पड़ता है। पब का क्या होता है? सर कुछ नहीं होता, नॉट टैक्सेबल, उल्टे उसका पीजी में अपने को डिप्रेशन मिलेगा। ये देखो पब का क्या होगा, ब्लू कलर में क्या लिखा है?
आई ओके, ठीक है। तो ये सारे नाम का फुल फॉर्म क्लियर ना, लॉप, सॉप, डलॉप, पब। अब मेरे डिस्कशन में पब का कोई काम नहीं है, अब खत्म। अब हम लोग आज से बात, अभी से बात करेंगे तो सिर्फ किसका करेंगे, लॉप, सॉप, डलॉप, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी इनकम का हेड डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस हेड में जाएगा। हमारे पास 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम। किसी भी इनकम के लिए यू हैव टू डिसाइड कि वो किस हेड में जाएगा। वाई यू हैव टू डिसाइड दैट कि किस हेड में जाएगा, क्योंकि अलग अलग हेड ऑफ इनकम में कंप्यूटेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। सैलरी आप जिस तरह से कंप्यूट करते हो एचपी वैसे नहीं करते, एचपी का कंप्यूटेशन डिफरेंट है, पीएचबी का कंप्यूटेशन डिफरेंट है, कैप्टन का कंप्यूटेशन डिफरेंट है, आईएफओएस का डिफरेंट है। दैट इज व्हाई यू नीड टू डिसाइड किस हेड में जाएगा। तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एचपी, तो एचपी में कंप्यूटेशन का फॉर्मेट एकदम अलग है। क्या फॉर्मेट है, बाजू वाला पेज, ये जो कंप्यूटेशन का फॉर्मेट हम लोग पढ़ रहे हैं किस सेक्शन में दिया है, इधर देख रहे हैं, 23, 24 नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, बस रेफरेंस बता दिया। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉप, फिर सॉप, फिर डलॉप, ठीक है। नंबर 1, पहले खाली तुम सॉप सोचोगे, ये लॉप सोचोगे, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा लॉजिक वॉजिक बता देता हूँ, फिर फटाफट इजी हो जाएगा। ओके, हमने एक प्रॉपर्टी रेंट पर लगाई जिससे रेंटल इनकम आ रहा है, तो वी आर गेटिंग सम एक्चुअल रेंट इन आवर हैंड। गवर्नमेंट डजेंट बिलीव इन अस, दे डोंट ट्रस्ट अस। गवर्नमेंट को लगता है कि असेसी जो है वो अपनी रेंटल इनकम कम बता रहा है, तो वो अपने हिसाब से एक रेंटल इनकम कैलकुलेट करेंगे जिसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो सरकार अपने तरीके से एक रेंट निकालेगी जिसको बोलती है एक्सपेक्टेड रेंट, और हम जो रेंट बता रहे हैं उसको बोलेंगे एक्चुअल रेंट। दोनों में से जो हायर होगा वही फिगर को वो हमारी इनकम मानेगा और फिर कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से होता है, यहां से, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेंट का बड़ा नौटंकी है, हमें जो रेंट मिला उसको तो कहते हैं एक्चुअल रेंट, और वो जो रेंट निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मैं थोड़ा सा एक रफ वर्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ठीक है। रुको, एम्प्टी स्पेस है क्या, हाँ अरे है, इधर बोर्ड पे देखो, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने जो रेंट का फिगर बोला है उसको आप क्या बोलते हो, एक्चुअल रेंट, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो बोलते हैं कि भैया हम अपने हिसाब से एक रेंट निकालेंगे, हम आपका वाला नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से मेथड लगा के निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं। अब दोनों में से जो भी हायर फिगर आएगा वही लिया जाएगा। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो भी हायर फिगर है उसी को आप GAV मानोगे, फिर आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब इसमें बहुत गणित है। एक्चुअल रेंट जब हम लोग निकालते हैं ना तो उसमें नौटंकी है, इधर देखो, ये मैं पूरा याद दिला रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा तो याद आएगा, ठीक है। मैं एक डिफरेंट स्टाइल से आज पढ़ा रहा हूँ। मेरी एक प्रॉपर्टी है, 12 महीने तक मैंने किसी को रेंट पर दे रखी थी, कितने, 12 महीने तक मैंने रेंट पर दे रखी थी, ओके। उसने 10 महीने का तो रेंट दिया और 2 महीने का रेंट बिना दिए फरार हो गया, भाग गया, तो 2 महीने का रेंट मेरा बैड डेट हो गया। बैड डेट को बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, तो माइनस होगा, ठीक है। मेरा एनुअल रेंट 12 महीने का मैं लिखूंगा, फिर उसमें से 2 महीने का जो बैड डेट हो गया, जो पैसा मिला नहीं, वो मैं माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल सोचो, 12 महीने में से ये प्रॉपर्टी लेट आउट था 8 महीने के लिए, और 4 महीने ये प्रॉपर्टी वेकेंट था, ठीक है। अब 8 महीने जो लेट आउट था उसमें 6 महीने का तो पैसा आया, पर 2 महीने का पैसा वो फरार हो गया बिना दिए, तो 2 महीने का बैड डेट पहले माइनस करो। अब 4 महीने प्रॉपर्टी बंद पड़ी थी, खाली पड़ी थी, तो उसमें भी तो मेरे को इनकम नहीं हुआ, तो लेस वैकेंसी। तो पहले यहां पर आप क्या करोगे, 12 महीने का रेंट लिखोगे,
फिर 2 महीना जो वो बैड डेट हो गया वो माइनस, फिर 4 महीना जो खाली पड़ा है वो माइनस करोगे, फिर जाके जो निकल के आएगा दैट्स कॉल्ड एक्चुअल रेंट। ठीक है, याद रहे एक्चुअल रेंट से 2 चीजें माइनस होती है। पहले क्या माइनस होता है? अनरियलाइज रेंट। फिर क्या माइनस होता है? वैकेंसी। हमेशा अनरियलाइज रेंट पहले माइनस होगा। यू कम्स बिफोर वी, ABCDEFG, याद है ना? UVWXYZ, यू कम्स बिफोर वी। ये याद रखने का तरीका, ये लॉजिक नहीं है। यू अनरियलाइज्ड रेंट, वी वैकेंसी। तो पहले हमेशा बैड डेट लेस करोगे। ठीक है, बैड डेट आप लेस तभी कर सकते हो जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, बैड डेट आप लेस तभी कर सकते हो। बैड डेट मतलब अनरियलाइज रेंट। PGU में जिसको बैड डेट बोलते हैं, HP में उसको क्या बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट आप तभी माइनस कर सकते हो जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो। जो रूल 4 में लिखा है वो 4 कंडीशन क्या है? द टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, द टेनेंट मस्ट हैव वेकेटेड द प्रॉपर्टी, the tenant is not using some other property of the owner, and fourth, I have installed legal proceedings against him to recover the bad debt amount, or I have convinced the income tax officer कि legal केस करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आप चुपचाप जाके अनरियलाइज रेंट माइनस कर दोगे। क्लियर एकदम? ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। अच्छा, क्वेश्चन में सर कुछ नहीं बोला। अरे अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे तो आप मान लेना कि वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है और आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना। आप नीचे एक नोट डाल देना, अज्यूमिंग दैट ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आर वी ओके विद दिस? अच्छा, वैकेंसी माइनस करने को लेके ना ड्रामा है। वैकेंसी माइनस करने को लेके थोड़ा ड्रामा ज़्यादा है। क्या ड्रामा है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके लिए मुझे बगल वाला पढ़ाना पड़ेगा, पहले बगल वाले में आ जाओ। एक्सपेक्टेड रेंट, सरकार ने क्या बोला? सुनो, सरकार ने बोला कि देखो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हम लोग 2 फिगर यूज करते हैं। एक म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम क्या होनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी वाले रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिससे लिखा रहता है ना हर प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है तो उसका रेंटल फिगर इतना होना चाहिए। तो म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से जो रेंटल फिगर होना चाहिए उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट, अब म्युनिसिपैलिटी का वैल्यू निकाल लिया प्लस मार्केट में उसी लोकेलिटी में जो प्रॉपर्टीज है उनका एक्चुअल रेंट क्या चल रहा है, तो मार्केट रेट पता करो। तो मार्केट रेट ऑफ द रेंट इज नोन एज फेयर रेंट। सरकार के पास वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। इस इलाके के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी लेट आउट होगी, सब अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते होंगे, सबका एक्चुअल रेंट सरकार को पता है। तो सरकार को पता है ना इस इलाके का मार्केट रेट क्या है, तो फेयर रेंट निकाल लेंगे। अब इन दोनों में से जो हायर है वही लेंगे। अगर मान लो म्युनिसिपल वैल्यू वाला फिगर कम है पर मार्केट रेट ज्यादा है, मार्केट रेट को बोलते हैं फेयर रेंट, वो ज्यादा है तो वो लेंगे। और अगर मान लो मार्केट रेट कम है पर म्युनिसिपैलिटी का ज्यादा है तो फिर वो लेंगे। दोनों में से जो भी हायर है वही लेंगे। नाउ देयर इज अ 1% चांस, देयर इज अ 1% चांस कि उस प्रॉपर्टी में SR भी होगा। SR बोले तो ये कहां से पैदा होता है? सुनो, आज अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट में झगड़ा हो जाए, ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में झगड़ा हो जाए, लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ाना चाहता है, टेनेंट रेंट बढ़ावा देने को तैयार नहीं है, तो पता है रेंट का झगड़ा कहां जाता है? RCB, रॉयल चैलेंज, वो नहीं, RCB, रेंट कंट्रोल बोर्ड। क्या बोला मैंने? रेंट कंट्रोल बोर्ड। तो झगड़ा कहां जाएगा? रेंट कंट्रोल बोर्ड में। तो रेंट कंट्रोल बोर्ड में जो अफसर बैठा है वो बताएगा कि ओके रेंट इतना होना चाहिए, और फिर टेनेंट उतना ही रेंट देगा। और अगर लैंडलॉर्ड लेने से मना कर देता है तो टेनेंट हर महीने वो रेंट जाके रेंट कंट्रोल बोर्ड में जमा कर देगा। तो उसका टेनेंट का दायित्व खत्म, अब लैंडलॉर्ड उसको खाली करवा नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये स्टैंडर्ड रेंट रियल वर्ल्ड में हर जगह नहीं होता, ये केवल जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है दोनों के बीच में लैंडलॉर्ड रेंट में वहीं पे आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पर HP के सम्स में हर बार मिलेगा, HP के सम्स में हर बार मिलेगा। नाउ अगर रेंट कंट्रोल बोर्ड ने एक रेंट का फिगर बता दिया है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट, तब ये आंकड़ा इससे ऊपर नहीं हो सकता। ये जो आपने दोनों में से हायर निकाला है वो स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं हो सकता। तो मान लो फॉर एग्जांपल कि म्युनिसिपल वैल्यू है 10 लाख,
फेयर रेंट है 12 लाख, तो 10 लाख और 12 लाख विच एवर इज हायर 12 लाख, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट है 8 लाख, तो अल्टीमेट आंसर है 8 लाख। ये निकल गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, कितना 8 लाख जस्ट से। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए 3 फिगर्स निकलते हैं। कैसे सॉल्व होता है? वेरी सिंपल, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर दैट अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब सुनो ध्यान से, एक्चुअल रेंट की गाथा, ठीक है। पहले तो मैं लिखूंगा 12 महीने का एनुअल रेंट, पहले तो मैं लिखूंगा 12 महीने का एनुअल रेंट। एक बार मैं मन से लिख लूं, ₹24 लाख, मतलब 2 लाख रुपया पर मंथ भाड़ा है। भाड़ा कितना है? 2 लाख रुपया पर मंथ, तो 12 महीने का कितना होता है? 24 लाख। अच्छा, 2 महीने का पैसा डूब गया, कितना? 4 लाख डूब गया। अब ये माइनस करके बोलो कितना आ रहा है, ठीक है। वैकेंसी हमेशा लास्ट में सोचोगे, वैकेंसी हमेशा लास्ट में सोचोगे। पहले तुम एक्सपेक्टेड रेंट सॉल्व करो, फिर एक्चुअल रेंट सॉल्व करो, उसमें यूआर माइनस कर लो, वैकेंसी एकदम लास्ट में सोचोगे। अब सुनो, वैकेंसी माइनस करने के ठीक पहले आपका एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 20 लाख, जबकि सरकार कितना बोल रही है? तो आप सरकार से तो ज़्यादा ही बोल रहे हो ना, मतलब आप ईमानदार हो, आप ऑनेस्ट हो। जब सरकार देखती है कि बंदे, ये बस एक लॉजिक है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये लॉजिक 100% परफेक्ट नहीं है, बट ये समझने में और याद रखने में हेल्प करता है, दैट्स ऑल। तो लॉजिक का बैठ के सर्जरी मत करना, लॉजिक कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, ओके। आप वैकेंसी माइनस करने के ठीक पहले आपका एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 20 लाख। और सरकार को आप पे भरोसा था नहीं, तो सरकार ने तो खुद अपना एक फॉर्मूला से निकाला, उनका कितना आया? 8। अब तुम सरकार को देख के बोलोगे कि बताओ क्या करें, मेरा तो बल्कि तुमसे ज़्यादा है, तो सरकार बोलेगी हाँ हाँ तुम तो ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट लोगों को वैकेंसी माइनस करना अलाउड है, तो अब माइनस कर सकते हो, करो माइनस वैकेंसी। तो 4 महीने तक वैकेंट था ना, 4 × 2 कितना होता है? कितना आया? 12 लाख, ठीक है। तो माई एक्चुअल रेंट कम्स टू 12 लाख एंड गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रेंट कम्स टू 8 लाख। दोनों में से हायर क्या है? 12 लाख, तो मेरा जीएवी होगा 12 लाख। क्लियर है ये? मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ समेट के बता दी। आर वी ओके विद दिस? ये ऑब्वियसली तुम जानते हो क्लासरूम में ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता था, बिकॉज इन एक एक चीज़ के ऊपर 2 क्लास का डिस्कशन चला है, ठीक है। पर अभी तो तुमको सब पता है, तो अब समेट के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर चेंज करूंगा मैं। सरकार का एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है 8 लाख, हमारा एक्चुअल रेंट था 1 लाख रुपया पर मंथ। कितना? 1 लाख रुपया पर मंथ, बोले तो 12 लाख। बैड डेट माइनस करो, 2 महीने का बैड डेट है, 1 लाख × 2 लाख, कितना आएगा? फिर से कंपेयर करो, हम लोग ईमान, फिर से कंपेयर करो। वैकेंसी माइनस करने के पहले मेरा एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 10 लाख, और सरकार ने मेरा एक्सपेक्टेड क्या निकाला है? तो अभी भी मैं ईमानदार हुआ कि नहीं हुआ? तो सरकार बोली तुम ईमानदार हो, जब तक तुम्हारा अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू है तब तक तुम ईमानदार हो। वैकेंसी माइनस कर लो, 4 महीने की वैकेंसी माइनस करो, कितना होता है? 4 महीने की वैकेंसी 4 लाख, माइनस करने पे कितना आएगा? तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 6 लाख। क्लियर है? यही आंसर है, स्ट्रेट अवे ये आंसर है, अब हायर आंसर नहीं होता। वैकेंसी के केसेस में, वैकेंसी के केसेस में ये फॉर्मूला हायर अप्लाई नहीं करता। वैकेंसी के केस में आंसर होता है, देखो, वैकेंसी के केस में हायर अप्लाई नहीं करता। वैकेंसी के केस में फॉर्मूला होता है जीएवी इक्वल टू या तो एक्सपेक्टेड रेंट या फिर जीएवी इक्वल टू एक्चुअल रेंट। इफ यू आर ईमानदार, इफ यू आर ईमानदार, जीएवी इक्वल टू एक्चुअल रेंट। इफ यू आर बेईमान, जीएवी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आ रहा है क्या? सर ऐसे सोचो, याद करने का टेक्निक सोचो। नॉर्मली जीएवी का फॉर्मूला होता है हायर ऑफ द टू,
लेकिन वैकेंसी के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता। वैकेंसी के केस में फॉर्मूला होता है जीएवी इक्वल टू आइदर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, दोनों में से कोई एक ही होगा, हायर और लोअर नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम ईमानदार हो, कैसे वो बाद में पता चलेगा, अगर तुम ईमानदार हो तो सरकार तुम्हारा वाला फिगर मान लेगी, तो जीएवी इक्वल टू एक्चुअल। लेकिन अगर तुम बेईमान हो तो सरकार को तुम्हारे फिगर पे भरोसा नहीं, सरकार अपना वाला फिगर लेगी। अपना वाला फिगर क्या है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल वैकेंसी माइनस करने के ठीक पहले तुम्हारा एक्चुअल एंड कितना आ रहा था, 10 लाख, और सरकार का एक्सपेक्टेड कितना था, 8 लाख। मतलब तुम तो ज्यादा ही बोल रहे हो, तो तुम ईमानदार हो। इफ यू आर ईमानदार, सरकार तुम पे भरोसा करेगी, तुम्हारा फिगर लेगी, तो तुम्हारा एक्चुअल एंड का फिगर क्या आ रहा था, 6 लाख। आंसर जीएवी इक्वल टू एक्चुअल इक्वल टू 6 लाख। पंडा समझ में आ रहा है? तब आंसर क्या होगा, जीएवी इक्वल टू, क्योंकि यू आर ईमानदार तो वी विल टेक योर फिगर एक्चुअल, एंड व्हाट इज योर एक्चुअल, 6 लाख। तो 6 लाख इज द आंसर। आर वी क्लियर? फिगर चेंज करूंगा। हम लोग का, मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। हम लोग का हर महीने का रेंट है 75,000 रुपये। कितना है, 75,000 रुपये। तो 12 महीने का कितना हुआ, 9 लाख। 9 लाख। अरे 9 लाख, ठीक है। 2 महीना वो था बैड डेट, तो 2 महीने का 75,000 तो 1.5 लाख रुपया माइनस करो, 7.5 लाख। अब इसको कंपेयर करो, वैकेंसी माइनस करने के पहले हमारा कितना आ रहा है, 7.5 लाख। उनका कितना है, सरकार बोलेगी यू आर बेईमान, लेस आ रहा है कि नहीं। लॉजिक नहीं दे, ये लॉजिक एक बहाना है याद करने का, ये लॉजिक परफेक्ट लॉजिक नहीं है, मैं 500 बार बोल चुका हूं, ठीक है। ये बस याद करने का एक टेक्निक है। तो यहाँ पे सरकार आपको क्या घोषित करेगी, मनी मन, ये तो बेईमान है। और अगर बेईमान है तो तुम्हारा फिगर लेगी, अपना फिगर लेगी, तो फिर आंसर पता है क्या होगा, जीएवी इक्वल टू अपना फिगर, उनका फिगर क्या, एक्सपेक्टेड इक्वल टू 8 लाख। क्लियर है कि नहीं है? और ये मैंने टेक्निक सिखाया कि सम्स करते वक्त एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, फिर एक्चुअल एनुअल रेंट से यूआर भी माइनस कर दो, वैकेंसी जस्ट माइनस करने के बाद ऐसे कंपेयर करो और डिसाइड कर लो। तो वैकेंसी के केस में प्लीज सब कोई समझ जाओ, वैकेंसी के केस में जीएवी इज नॉट हायर ऑफ द टू, जीएवी इज आइदर देयर फिगर और माई फिगर। इफ आई एम ईमानदार माई फिगर, इफ आई एम नॉट ईमानदार देयर फिगर। क्लियर है? बाप रे, डन है क्या? अब तो ये लल्लू है तुम्हारे लिए। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है, तो एक्सपेक्टेड निकालने का तरीका क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। फिर वो अगर स्टैंडर्ड रेंट से कम है, ज्यादा है तो कम कर दो वो, और स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर, दैट गिव्स यू योर एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट के नीचे क्या लिखोगे, एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट में वही यूआर माइनस वैकेंसी वो सब करोगे, जो भी आंसर वो जीएवी निकाल दिया हमने, जीएवी। बस यहां पर आके तुम्हारा 50% काम पूरा हो गया। अब बैलेंस 50%। जीएवी तो आपने निकाल लिया, जीएवी मतलब सरकार के हिसाब से ये आपकी रेंटल इनकम है, जीएवी का मतलब सरकार के हिसाब से ये आपकी रेंटल इनकम है। तो अब इससे खर्चे माइनस होंगे कि नहीं? सर इससे 3 खर्चे अलाउड है, माइनस D1 D2 D3, मतलब 3 डिडक्शंस। पहला कौन सा खर्चा अलाउड है सर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। हर प्रॉपर्टी को म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है। म्युनिसिपल अथॉरिटी का जो भी टैक्स है, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सीवेज टैक्स है, वाटर टैक्स है, जो भी नाम से है, म्युनिसिपलिटी का डाला हुआ हर एक टैक्स माइनस करोगे। अच्छा, ऐसे तो इस चैप्टर में अक्रूवल बेसिस चलता है, लेकिन सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स के लिए पेमेंट बेसिस, पे होगा तो माइनस, पे नहीं हुआ तो माइनस नहीं। आर वी ओके? तो पे हुआ तो माइनस करके क्या आएगा, एनएवी। फिर D2 क्या है, गवर्नमेंट ने बोले कि देखो भाई तुम अलग अलग खर्चे बताओगे जिस पे हम भरोसा करेंगे नहीं। प्रॉपर्टी के बहुत सारे खर्चे होते हैं कि नहीं, तो प्रॉपर्टी के तुम अलग अलग झूठे खर्चे बढ़ा के बताओगे, वो तो मानेंगे नहीं। हम अपनी तरफ से तुमको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन।
हम यही मान रहे हैं कि तुम्हारा इस प्रॉपर्टी पे जितना भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा, सिक्योरिटी का, लिफ्ट का, पानी का, हेना का, तेना का, वो 30% से ऊपर नहीं होगा। अगर है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सरकार कितना माइनस करने देगी? सिर्फ 30%। तो D2 क्या? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ वेट सर, 30% ऑफ GAV की NAV? NAV 30% ऑफ NAV, है ना। अगर ये प्रॉपर्टी मैंने बैंक लोन या कोई भी और लोन से लिया, बैंक लोन होना जरूरी नहीं, अगर प्रॉपर्टी लोन से है तो ब्याज देना पड़ता है, तो तीसरा मुझे ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। किसका डिडक्शन? ब्याज। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर, लोन किससे लिया? ACRRR। लोन किससे लिया? ACRRR, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 3 खर्चे माइनस होंगे। तो अब फाइनल आंसर आपका आ जाएगा HP इनकम। आर बी ओके विद दिस? पाप खत्म। ये सब मैंने बोल दिया यार, ये सब अभी मैंने बोल दिया है। टर्न द पेज। पहला हेडिंग क्या आ रहा है? लॉप। पहला हेडिंग सबसे बड़ा लॉप है। ये GAV मैंने सिखा दिया पूरा, बैड डेट और उसके 4 कंडीशंस बोल दिए थे, है ना। फिर 3 डिडक्शन होते हैं। D1 क्या है? म्युनिसिपल टैक्स पेड। D2 स्टैंडर्ड डिडक्शन। D3 इंटरेस्ट। अब इन पे थोड़ी बातें हो जाए। हेलो, अब इन पे थोड़ी बातें हो जाएं। सबसे पहले क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। यहाँ पे 4 बातें याद रखोगे। नंबर 1, डिडक्शन तभी मिलेगा जब पेमेंट हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नंबर 2, द म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड बाय द ओनर, जिसका इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। अगर वो टेनेंट से लेके देता है तो चुट्टागिरी है। तो टेनेंट से अगर म्युनिसिपल टैक्स पे करवा रहा है तब माइनस नहीं होगा, द ओनर मस्ट पे हिमसेल्फ, तभी माइनस होगा। थर्ड, म्युनिसिपल अथॉरिटी जो भी टैक्स आप पे डाले, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, जो नाम से डाल दे वो आपको माइनस करना है। हालांकि मैं आपको सच बता देता हूँ, म्युनिसिपलिटी वाले आपके ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स या वाटर टैक्स नहीं डाल सकते। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और वाटर का बिल आता है, वाटर टैक्स नाम कभी होता ही नहीं है। पर यहाँ पर तुमको ये सब नाम वो लोग सम्स में लिख के देंगे। तुम इधर इतना सोच लो, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने जो भी टैक्स डाला है वो माइनस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्स डाला है तो माइनस नहीं होगा। क्लियर एकदम, बस ऐसा सोच लो। 4 नंबर, टैक्स माइनस कर सकते हो, पर टैक्स अगर तुम जमा नहीं किए म्युनिसिपलिटी में, उस पर तुमको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ा, वो सब गंदगी माइनस नहीं होगा। तुम्हारे पाप माइनस नहीं होंगे। मतलब तुम म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किए तो म्युनिसिपल टैक्स वाला तो इंटरेस्ट पेनल्टी लेगा ना, तो तुम्हारा पाप का पैसा है, वो माइनस करने में नहीं देंगे। ओके, ये क्लियर म्युनिसिपल टैक्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 30% ऑफ NAV। अब क्योंकि सरकार आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है, तो आपके बाकी जो भी खर्चे लगे हैं प्रॉपर्टी में, जैसे रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिप्रीशिएशन, फलान ढिमका, वो सब माइनस नहीं होगा। ओके, अगर मेरा NAV नेगेटिव आ गया तो, या ज़ीरो आ गया तो, अगर मेरा NAV नेगेटिव या ज़ीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ज़ीरो। NAV नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ सर, मैंने बताया था तुम लोग को इस चैप्टर में HP में दो ऐसे सिनेरियोज है जब आपको नुकसान या लॉस हो सकता है। एक सिनेरियो, आपने पिछले 40 साल से म्युनिसिपल टैक्स दिया ही नहीं है, तो वो सारा आज ही दे रहे हो, तो इतना बड़ा म्युनिसिपल टैक्स जब पे करोगे, आज माइनस करोगे, तो GAV से माइनस करते तो NAV नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? तो NAV नेगेटिव हो गया मतलब HP लॉस आएगा, दैट इज वन। सेकेंड सिनेरियो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो 2 केसेस होते हैं HP लॉस के। तो अगर मान लो NAV नेगेटिव हो गया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन निल। नेक्स्ट, अब ये कमाल का है, क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे मिलेगा? अक्रूवल बेसिस। म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ पेमेंट बेसिस है, बाकी सब अक्रूवल बेसिस है। इन लोन आप कहाँ पे यूज करोगे? ACRRR। ये देखो ACRRR का फुल फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। लोन किसी से भी ले सकते हो, बैंक लोन होना जरूरी नहीं है, माइनस कर सकते हो इंटरेस्ट, ठीक है। इस पे बहुत ज्ञान है, अभी अगले पेज में इंटरेस्ट का ज्ञान चलेगा। क्या लिखा है? प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। धीरे बोलूंगा थोड़ा एक बार। ओके, कंटिन्यू कर रहा हूं। प्री एक्विजिशन है, प्री कंस्ट्रक्शन।
कोई भी एचपी का सम्स आएगा ना तो उसमें ये घुसा देते हैं वो लोग, और इसको लेके स्टूडेंट का एक बार दिमाग हिल जाता है। तो पूरा मैं इसको परफेक्ट तरीके से तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2020 में 2000 एक बार कोरोना भूल जाओ, सोचो कोरोना आया नहीं था धरती पर, ठीक है। 2020 में हमने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। 2020 में 1 अप्रैल 2020 में हमने प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चालू किया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2022, 30 जून 2022। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जब होता है ना तो म्युनिसिपैलिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब आया? 30 जून 2022 को, ठीक है। अब 30 जून 2022 को जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब तो आप प्रॉपर्टी को रह सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाई या लेट आउट वगैरह कर सकते हो। नाउ कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक था? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2022 तक, यानी मैं बोल सकता हूं 2 साल 3 महीने। क्लियर है मैथ्स? 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2022, तो 2 साल 3 महीने। अगर ये अकाउंट्स की कक्षा होती तो हम लोग तुरंत बोलते कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है 2 साल 3 महीने का, पर टैक्स में ऐसे नहीं होता, ठीक है। टैक्स में वो लोग बोलते हैं कि देखो सर, पहले 2 साल तक तो प्रॉपर्टी बना ही नहीं था, 2020 में और 2021 में तो प्रॉपर्टी बना ही नहीं। प्रॉपर्टी बना कब? 2022 में। तो पहले 2 साल जब प्रॉपर्टी बना ही नहीं तो उस पर कोई इनकम है ही नहीं। उस व्हेन द प्रॉपर्टी और बिल्डिंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, हाउ देयर कैन बी बॉर्न? इफ देयर इज नो बॉर्न देयर इज नो एचपी इनकम, करेक्ट। तो जब इनकम ही नहीं है तो एक्सपेंस भी माइनस नहीं हो सकता। बिल्डिंग तो 22 में बना, तो आपने 2 साल 3 महीने तक जो भी इंटरेस्ट दिया उसका अभी तक तो आपको डिडक्शन मिला नहीं है, तो अब मिलेगा। जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया अब आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन। अब आप एचपी इनकम कैलकुलेट करोगे 22 में पहली बार, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23, तो प्रॉपर्टी बन के 22 में तैयार हो ना, 22-23 के बीच में ही, तो 22-23 में पहली बार आप एचपी इनकम निकालोगे, तब से हम इंटरेस्ट माइनस करना अलाउ करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला सुनो, 22-23 का जो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट है, 22-23 का जो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट है, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो करंट ईयर इंटरेस्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? करंट ईयर इंटरेस्ट। और वो आपको 22-23 की एचपी इनकम में माइनस करने हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट को आप करंट ईयर इंटरेस्ट मान रहे हो, तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहां तक होगा? 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 22 तक, ठीक है। तो अकाउंट्स में हम 2 साल 3 महीना लेते हैं, पर इनकम टैक्स में हम सिर्फ 2 साल लेंगे। मतलब जिस दिन कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट किया था वहां से लेके जिस साल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाले 31 मार्च तक। तो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ? 30 जून 2022, तो हम 31 मार्च 22 तक उसके जस्ट पहले वही वाला लेंगे। तो हम लोग मानेंगे कि 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 22 यही है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, 2 साल, और इसी 2 साल के इंटरेस्ट को बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। आर वी क्लियर? तो करंट ईयर जिस साल प्रॉपर्टी बन के तैयार हुआ उस साल का पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट क्या माना जाता है? करंट ईयर। और उसके पहले का जो भी इंटरेस्ट हो क्या माना जाता है? प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको एक बार में इस साल माइनस करने नहीं मिलेगा, 5 साल में 1/5 करके माइनस करोगे। लेटस से मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ रहा है 5 लाख रुपए, तो इस साल मैं कितना माइनस कर सकता हूं? 1/5 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ऐसे करें 5 साल तक धीरे धीरे माइनस होगा। आर बी ओके विद दिस? करंट ईयर तो फुल्ली अलाउड, और प्री कंस्ट्रक्शन फुल्ली अलाउड है कि 1/5 करके? सर 1/5 करके 5 साल में, ठीक है। मैंने सारा बोल दिया जो यहाँ लिख के दिया वही बोल दिया। डन है क्या प्री कंस्ट्रक्शन का ज्ञान? ओके नेक्स्ट, ये एक छोटा सा टॉपिक है, सेक्शन नंबर 25। 24 के बाद क्या आता है भाई? 24 किस चीज़ का सेक्शन है? 24 डिडक्शन का था। वो जो D2 D3 था ना वो 24 में तो है। 3 डिडक्शन है आपके, D1 D2 D3। D1 क्या? म्युनिसिपल टैक्स, वो सेक्शन 23 में माइनस होता है।
फिर D2 D3 क्या है, सेक्शन नंबर 24, 24 का ए 24 का बी। तो स्टैंडर्ड एक्शन 30% NAV जो होता है वो 24 का ए होता है, इंटरेस्ट ऑन ACRR वो 24 का बी होता है। तो 23 और 24 डिडक्शन के सेक्शन है। अब 23-24 के बाद क्या आता है, 25 एक नाना सा सेक्शन है। 25 बेसिकली क्या है कि मान लो हमने किसी फॉरेनर से पैसा लिया था, नॉन रेजिडेंट से लोन लिया था, तो उसको हम ब्याज देते हैं। तो इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया वी मस्ट डिडक्ट TDS। अगर हमने बिना TDS काटे इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया गोरे को बाहर, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर गोरे का हिंदुस्तान में कोई एजेंट है, तब बिना TDS काटे भी अगर मैंने पे किया तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपने लोन किसी बाहर वाले से लिया और उसको आप इंडिया के बाहर ब्याज दे रहे हो, तो TDS काट के दो। TDS नहीं काटोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस गोरे का एजेंट है तब बच गए हम लोग, तब बिना TDS काटे भी दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। बस इतना सा है 25, ठीक है। अब देखो तुम लोग मास्टर समरी चार्ट, ये जो इतना मैंने लॉप किया, लॉप चल रहा है ना हम लोग का, तो अभी लेट आउट प्रॉपर्टी, तो इतना जो मैंने लॉप किया उसका सीधा एक मास्टर समरी चार्ट तुम्हारे आंखों के सामने। चार्जेबिलिटी, बॉन्ड, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी आर कवर्ड, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, गोडाउन हो या शोरूम हो, इंडियन हो या फॉरेन हो। कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस एक्सेप्ट म्युनिसिपल टैक्स। GAV कैसे निकलता है सर, हायर ऑफ। GAV कैसे निकलता है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचएवर इज हायर बट लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड रेंट। अब इनमें से जो हायर दैट्स GAV। अनरियलाइज रेंट आप माइनस कर सकते हो बशर्ते वो 4 कंडीशन रूल 4 वाला सेटिस्फाई हो जाए। म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट होगा तो माइनस होगा, ओनर पे करेगा तो माइनस होगा, इट शुड बी लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वगैरह वो माइनस नहीं होता, वो आपके पाप है, वो माइनस करने आपको नहीं देंगे। PGB भी नहीं देते, HUB भी नहीं देते। बॉस PGB में याद है सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 37 बताया था ना, पेनल्टी पेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, लेट पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह वो सब माइनस नहीं होता। यहां पे भी नहीं होता, सेम ही तो है। स्टैंडर्ड एक्शन 30% ऑफ NAV, अगर आपका NAV 0 या नेगेटिव आ रहा है तब स्टैंडर्ड एक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूवल बेसिस पे अलाउड होता है। ACRR के लोन मस्ट बी यूज्ड फॉर ACRR, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। लोन फ्रॉम एनीवन, गोरे को दोगे तो TDS काट के देना। हो गया मास्टर समरी क्लियर। लॉप के बाद सबसे बड़ा टॉपिक कौन आता है, सॉप। अगले पेज पे देखो, अच्छा अगले पेज पे पहले वैकेंसी है, वो वैकेंसी का ज्ञान मैंने दिया था ना तुम लोग को, वो देख लो ज्ञान। वैकेंसी के केस में जो मैंने बोला था ना, वैकेंसी के केस में बी केयरफुल, वो हायर ऑफ वाला फॉर्मूला जो है ER और AR वो अप्लाई नहीं करता। या तो सर यहां पर होगा ये, या फिर होगा ये। अगर तुम ईमानदार हो तो एक्चुअल रेंट, बेईमान हो तो एक्सपेक्टेड रेंट। वो जो मैंने पूरा ज्ञान दिया था वो सब लिख के दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके, सबों को क्लियर है। अब सबसे बड़ा ज्ञान कौन है मेरे आंखों के सामने, सॉप, SOP फुल फॉर्म, बाप रे बाप, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक बार रुकेंगे, कुछ नया ज्ञान देंगे। मैराथन में यही होता है, ज्ञान खत्म ही नहीं होता, सांस खत्म हो जाती है। इनकम टैक्स में कितने % होते हैं, 7। इंडिविजुअल, HUF, अब इधर गिनो, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP, करेक्ट। इन 5 को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, नकली पर्सन। इन 2 को नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, यस। हिंदू फैमिली भी तो नेचुरल पर्सन से ही बनता है। फैमिली में तुम्हारे कोई आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? क्या मैं कभी बोल सकता हूँ ये LLP मेरा फैमिली है? LLP आर्टिफिशियल पर्सन, फैमिली हो ही नहीं सकता। तो फैमिली मीन्स नेचुरल पर्सन, तो HUF इज ऑल्सो नेचुरल पर्सन। तो इन दोनों को नेचुरल माना जाता है। अब आप खुद ही सोचो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि हम खुद रह रहे हैं। बॉस प्रॉपर्टी में रहेगा तो इंसान ना नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन तो 2 ही है ना, इंडिविजुअल और HUF। तो जब आप सॉप की बातें कर रहे हो
तो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट कैन अ कंपनी हैव अ शॉप? कंपनी कैन ओनली हैव पब. हेलो, कंपनी कैन नॉट हैव शॉप. कंपनी का कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जहां कंपनी रात को अपनी बीवी बच्चों के साथ जाता है रहने के लिए? कंपनी के पास जो भी प्रॉपर्टी सब बिजनेस के लिए है, तो कंपनी की सारी प्रॉपर्टियां पब होती हैं. पब का फुल फॉर्म प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस. कंपनी कैन नॉट हैव शॉप. शॉप इज फॉर ह्यूमंस, तो वो इंडिविजुअल या एचएफ के लिए होगा. अभी आपको तो मालूम है 2 शॉप तक हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसके ऊपर होगा तो डलॉप कर देंगे. ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? कंप्यूटेशन वाले मास्टर चार्ट में आएंगे हम लोग. शॉप का कैलकुलेशन सबसे इजी होता है, और ये मैं तुमको बता देता हूं, एग्जाम में जो भी सम्स आता है वो लॉप शॉप का मिक्सचर होता है. एग्जाम में एचपी में जो भी सम आता है वो लॉप शॉप का मिक्सचर होता है. तो आपको मेहनत किस में करनी होती है? लॉप में. सर शॉप में कोई मेहनत है ही नहीं. ये देखो, शॉप में चालू होते ही डैश 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 डैश, लास्ट में केवल इंटरेस्ट माइनस होता है. तो हम लोग इसको बोलते हैं NAV इक्वल टू नील. NAV इक्वल टू नील. माइनस स्टैंडर्ड एक्शन तो हो नहीं सकता. NAV 0 है तो 30% ऑफ 0 है 0, तो माइनस केवल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन. तो NAV इक्वल टू 0 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन इफ यू हैव टेकन लोन फॉर द प्रॉपर्टी. तो माइनस करोगे 0 से कुछ भी, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. इसीलिए सर शॉप पे हमेशा आंसर नेगेटिव आता है. शॉप पे अगर तुमने पॉजिटिव निकाल दिया ना तो तुमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा. वो तो बाद में मिलेगा, पहले तो तुम अगली बार जाओगे एग्जाम देने. शॉप में कभी पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता. शॉप में NAV 0 है, 0 से कुछ भी माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा? माइनस. अब देखो, क्योंकि ये लोग माइनस करने दे रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि नहीं है? तो यहां पे तुमको क्या हो रहा है? एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने अपने बैच के अंदर सेट ऑफ पढ़ा दिया है कि नहीं? अब तो तुम लोग सेट ऑफ जानते हो. मैं कितनी बार बोला हूं, एक दिन सेट ऑफ पढ़ाऊंगा, एक दिन सेट ऑफ पढ़ाऊंगा, एक दिन पढ़ाऊंगा. अब तो पढ़ा दिया. आप जानते हो कि अगर आपने HP लॉस लिखा है तो आपको इसका सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सर. अच्छा, HP लॉस का इंट्रा हेड सेट ऑफ अगर है, इंट्रा हेड का मतलब होता है जैसे एक हाउस मेरा लॉप है तो उस पर HP इनकम आ रहा है, एक दूसरा हाउस मेरा शॉप है तो इस पर HP लॉस आ रहा है. क्या मैं इस दोनों का इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकता हूं? हाँ. इंट्रा हेड सेट ऑफ में कोई अमाउंट की लिमिट है क्या? नहीं, नहीं. लेकिन अगर नेट मेरे को HP लॉस आ गया, अगर नेट मेरे को, मतलब मेरे पास मान लो 2 घर हैं, दोनों का मिला के नेट HP लॉस आ गया, क्या उसका इंटर हेड सेट ऑफ हो सकता है क्या? हाँ, बट इंटर हेड के कॉलम में मैक्सिमम कितना जाएगा? 2 लाख रुपया. करेक्ट है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी 2 लाख का कुछ गणित आने वाला है ना, तुम लोग जानते हो. 30,000 2 लाख, और सेट ऑफ में भी 2 लाख का गणित है, पर उस 2 लाख का इस 2 लाख से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि HP चैप्टर में सर अभी पढ़ाएगा कि शॉप में से मैक्सिमम इंटरेस्ट माइनस होता है 2 लाख, और उधर इंटरेस्ट में पढ़ाया 2 लाख, तो ये वही 2 लाख है. नहीं बाबू, वो दोनों चीज ही अलग है. ये इंट्रा हेड है, वो इंटर हेड हो रहा है. तो ये 2 लाख जस्ट बिकॉज फिगर इज सेम, तो डज नॉट मीन कि ये 2 लाख वही 2 लाख है. क्लियर है क्या? इस 2 लाख का उस 2 लाख से कोई कनेक्शन नहीं है. अब सरकार ने बोला कि देखो बाबू, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने दे रहे हैं, जिससे आपको HP लॉस आ रहा है, तो हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट माइनस करने नहीं देंगे. देयर इज अ लिमिट. देयर इज अ लिमिट. आप लॉप में जितना भी माइनस करना चाहो करो. हेलो, इधर देखो एक बार प्लीज बोर्ड पे. लॉप के अंदर जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, देयर इज, आपको 10 लाख रुपया इंटरेस्ट माइनस करना है, कर लियो, कोई लिमिट शिमिट नहीं है लॉप में. लेकिन आप शॉप में, क्योंकि वहां तो 0 से माइनस हो रहा है और लॉस आएगा, और सरकार को मालूम है बाद में तुम लॉस का सेट ऑफ लोगे, तो सरकार ने बोला हम इंटरेस्ट ज्यादा माइनस करने नहीं देंगे. देयर इज अ लिमिट. तो शॉप के केस में जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, देयर इज अ लिमिट. द लिमिट इज, 2 आंसर हो सकते हैं, या तो बोलोगे 30,000 या बोलोगे 2 लाख. कब 30,000 कब 2 लाख वो मैं अंदर पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर. लॉप में
लॉप में जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सॉप में जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो देयर इज अ लिमिट। हाउ मच इज द लिमिट? 30,000 या फिर 2 लाख। कब 30,000 कब 2 लाख? लेट्स सी। क्लियर है? पढ़ाने के बाद अभी ये सब कुछ याद आ रहा है ना कि कोई दिक्कत है? रिकॉल कर पा रहे हो ना? बात करें, एनुअल वैल्यू क्या लोगे? मतलब एनएवी क्या लोगे? नील। कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं होगा, स्टैंड डिडक्शन भी नहीं होगा, केवल एक ही डिडक्शन अलाउ होगा। वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और उसकी लिमिट है कितनी है? 30,000 2 लाख। कितनी लिमिट है सर? माय गॉड, कितनी लिमिट है? 30,000 या 2 लाख। अब इधर देखो, अगर आपने लोन लिया है फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, अगर आपने लोन लिया है फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर वगैरह के लिए, तो मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? 30,000। लेकिन अगर आपने लोन लिया है फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, क्या बोला उधर? 5 वर्ड होते हैं ना, ACRRR, तो पहला 3 वहां फेंको, 2 इधर फेंको। ठीक है? यहाँ पे क्या है? रिपेयर रिन्यूअल। उधर क्या देखो तो? एक्विजिशन मतलब घर परचेज किया, कंस्ट्रक्शन घर का निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब घर में कोई पूरा का पूरा एक पोर्शन तोड़ के वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दैट्स रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप लोग सबको पता है कि प्रॉपर्टी में लिफ्ट्स वगैरह चेंज किए जाते हैं। आपकी बिल्डिंग में आपने लिफ्ट लगवाया था 20 साल पहले, अभी वो लिफ्ट हो गया खटारा, नाउ आप नया लिफ्ट लगा रहे हो। नया लिफ्ट लगाना रिपेयर है, रिन्यूअल है? नहीं, वो पूरा रिकंस्ट्रक्शन जैसा है। ठीक है? तो वो यहाँ आएगा। तो अगर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन है तो यहाँ आएगा, और अगर रिपेयर रिन्यूअल है तो वहाँ। रिपेयर रिन्यूअल के केस में आप इंटरेस्ट कितना माइनस कर सकते हो? सिर्फ 30,000। लेकिन एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन में आप कितना माइनस कर सकते हो? 2 लाख। लेकिन इसमें ज्ञान है, अगर आपने लोन लिया था सदियों पहले, कब? 1/4/1999 के पहले, तब आप मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मैच कर पाओगे? 30,000। तो तारीख याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में वो तारीख दे देगा 1/4/1999 के पहले। और अगर लोन लिया ऑन और आफ्टर 1/4/1999 तो 2 लाख माइनस कर सकते हो। क्लियर है? हमेशा क्वेश्चन में ना तारीख देखना कि लोन कब लिया है। ठीक है? लोन कब लिया है। ओके, देखो 3 बातें याद रखो। नंबर 1, द लोन शुड बी टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन। The loan should be taken on or after 1/4/1999 and the house must be completed construction within 5 years. Then in that case 2 लाख। और अगर बिफोर 1/4/1999 लिया है तो 30,000। ठीक है? रिपेयर रिन्यूअल के लिए कभी भी लोन लिया है, द आंसर इज 30,000। ठीक है? डन होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी पे नो लिमिट, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे देयर इज अ लिमिट। ठीक है? क्लियर है? ये उठा दूं मैं? अब एक इंपॉर्टेंट बात करें। मेरे पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हो सकता है, और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक तो ये लोग अलाउ करते हैं। मैंने दोनों में लोन ले रखा है और दोनों में ब्याज है 5 लाख 6 लाख। कितना है? मैंने 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मेरे पास, दोनों होम लोन पे है। इस पे ब्याज है 5 लाख, इस पे ब्याज है 6 लाख। कितना माइनस होगा? एक एक अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो 2 लाख 2 लाख, और कंबाइंड भी 2 ही लाख है, कंबाइंड 4 लाख नहीं है। एक असेसी को मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख ही मिलेगा, चाहे उसके पास 2 घर हो तो भी। देखो 2 घर से ज्यादा तो अगर होंगे तो उसको तो वो डलॉप मान लेगा और उस पर टैक्स निकलेगा, तो उस पर तो जितना ब्याज माइनस करना करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। मान लो मेरे पास 4 घर है, चारों सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है? मैं चारों को ही सेल्फ ऑक्युपाइड बोल रहा हूँ, तो सरकार और चारों पे जो ब्याज है वो कितना, सुन लो, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, टोटल ब्याज कितना? 20 लाख। अब सरकार बोलेगी सिद्धार्थ 2 शॉप तो तुम्हारा
एग्जेम्प्ट मान लेंगे सॉप, और 2 को डलॉप, ठीक है। ये 2 सॉप पे मैंने ब्याज कितना दिया है 10 लाख, 5 लाख 10 लाख, लेकिन मिला के कितना मिलेगा, सिर्फ 2 ही लाख माइनस करने मिलेगा। अच्छा, बाकी के 2 सॉप जो है उसको सरकार ने क्या माना है, डलॉप, और उस पर बाकायदा लेट आउट की तरह टैक्स निकाल रही है मेरा। वहां पे इंटरेस्ट कितना माइनस होगा, 2 लाख की 5-5 लाख, 5-5, क्योंकि आप तो उसको डलॉप बोल रहे हो और आप मेरे को पूरा कान पकड़ के पूरा टैक्स निकाल रहे हो, तो ब्याज भी पूरा माइनस होगा ना। तो डलॉप पे पूरा ब्याज माइनस होगा, डलॉप इज लॉप, अरे डलॉप इज लॉप, तो उस पर पूरा 5-5 लाख माइनस होगा। लेकिन जो 2 सॉप है उनमें मिला के कितना ब्याज माइनस होगा, 2 लाख। आर यू ओके विद दिस, नो डाउट। अच्छा, मेरा एक दिक्कत है, तकलीफ है, मेरे को चुभ रहा है, इन 2 सॉप पर मैंने 10 लाख रुपए का ब्याज दिया है, 5-5 लाख 10 लाख, लेकिन आपने मेरे को डिडक्शन कितना अलाउ किया, सिर्फ 2 लाख। तो मेरे बाकी 8 लाख का क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, क्या होगा, लैप्स। अब तुम लैप्स वर्ड समझ पा रहे हो, क्योंकि सेट ऑफ चैप्टर पढ़ के आए हो ना। सेट ऑफ चैप्टर में क्या सीखे थे, इंट्राइड सेट ऑफ, इंटरइड सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, और जिसका कुछ नहीं होता वो लैप्स। तो 10 लाख का ब्याज मेरा लगा है, डिडक्शन तो आप 2 ही लाख दे रहे हो, तो बाकी का 8 लाख क्या होगा, लैप्स। स्टूडेंट लोग सोचते रह जाते हैं बाकी का कैरी फॉरवर्ड, अरे काय का कैरी फॉरवर्ड, लैप्स। एक सिंगल एसएससी को 2 लाख ही अलाउड होगा। अच्छा, अब सुनो, कमाल की बात है, इसका भी उपाय है, इसका भी उपाय है। मैंने एक घर खरीदा, एक ही घर खरीदा, ओके, मैंने एक ही घर खरीदा, मुझे मालूम है इस पे ब्याज बहुत ज़्यादा आने वाला है, मुझे मालूम है इस पे ब्याज बहुत फाड़ फूड़ के आने वाला है, ठीक है। इस पे ब्याज आएगा कितना, साल का 10 लाख, और ये लोग मुझे डिडक्शन कितना देंगे, सिर्फ 2 लाख। तो मैंने एक नया गणित निकाला, मैंने वो प्रॉपर्टी में 5 ओनर बना लिए, मैं और 4 मेरे परिवार वाले, ठीक है। सबके फाइल में इनकम है, सबके फाइल में इनकम है, ये नहीं कि मैंने फ्री में दिया है, उनके अपने पैसा भी लगाया हुआ है। तो 5 मालिक हो गए, 5 को ओनर हो गए। को ओनर्स के केस में हर एक को 2-2 लाख मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी एक है पर मालिक कितने हैं, 5, तो 5 अलग अलग कैलकुलेशन होगा सॉप का। मेरा कैलकुलेशन होगा नील माइनस 2 लाख, वाइफ का नील माइनस 2 लाख, 3 और रिलेटिव नील माइनस 2 लाख, तो सबका 2-2 लाख का रिडक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बोलेगी ये अलाउड है, क्लियर है कि नहीं है। एक बात बता देता हूं, अपने प्रॉपर्टी पे किसी और का ओनरशिप देना, वाइफ तो चलो ठीक है, पर बियॉन्ड दैट कोई और ओनरशिप देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यू मे नॉट फील इट टुडे बिकॉज यू आर अनमैरिड कवारा टवारा, so you don't feel it and you don't understand it, but once you will become married, no, that time you will understand. You will not be willing to share your income with anyone, even with your like brother sister or your parents. तो उनके नाम पे करना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सरकार पता अगर कर रहा है तो ठीक है ना, कर लो। वो तो तुमको याद होगा डीमोनेटाइजेशन के नाम पे भी तो यही हुआ था, 2016 में 2-2 लाख रुपए सबके अकाउंट में घुसा था, तो लोग माँ बाप के नाम पे घुसवाए, तो ना डालो, क्या दिक्कत है, माँ बाप के नाम पे डाल दो, वो अलाउड है, अच्छी बात है, उनके अकाउंट में पैसा रहेगा, तुम ज़्यादा सेवा करोगे, तो वो सब अलाउ हो जाता है। तो को ओनर्स लोग को हर एक को 2-2 लाख करके मिल जाएगा। डन है ये, ठीक है। अब मेरे आंखों के सामने क्या है सर, सॉप का मास्टर समरी, सिंपल, एनुअल वैल्यू नील, केवल एक ही डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन कितना मिलेगा, या तो 30,000 या 2 लाख, रिपेयर रिन्यूअल होगा तो 30,000, एक्विजिशन कस्टम होगा तो 2 लाख। अच्छा, मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी में 2 लोन लिया है, मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी, मैंने उस पर 2 लोन लिया है, एक रिपेयर के लिए और एक कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या मुझे 30,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख 30,000 माइनस करने मिलेगा, नहीं, टोटल मिला के 2 लाख, ठीक है। मेरे प्रॉपर्टी में 2 लोन है, एक रिपेयर के लिए और एक कंस्ट्रक्शन के लिए, दोनों का मिला के 2 लाख है, इट्स नॉट 2,30,000, ओके। लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं होता। मैक्सिमम टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन कितना होगा, 2 लाख फॉर ईच को ओनर। लॉप हो गया, सॉप भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, डलॉप। डलॉप में सर अलग से कुछ नहीं होता, उसका पूरा कैलकुलेशन लॉप जैसा ही, केवल एक चीज डिफरेंट होगा, क्या, डलॉप इज लॉप, तो कैलकुलेशन एकदम सेम होगा, बस एक ही चीज डिफरेंट होगा। लॉप के कैलकुलेशन में एक्चुअल रेंट आता है ना,
डलॉप में तो एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, तो वो जीरो रहेगा, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वही जीएवी हो जाएगा। जस्ट लुक एट दिस प्लीज, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में क्या मिसिंग है ना ये, क्योंकि एक्चुअल रेंट इसका हो ही नहीं सकता। बाकी सब तो सेम ही है, गौर से देखो। डलॉप में वो लेट आउट माना जा रहा है और कैलकुलेशन लेट आउट के हिसाब से हो रहा है, एक्सपेक्टेड निकलेगा, जीएवी 3 डिडक्शन सब कुछ, लेकिन एक्चुअल रेंट वहां है क्या? अगर एक्चुअल रेंट होता तब तो सर वो लॉप हो जाता, फिर वो डलॉप का एक, ठीक है, तो वह एक्चुअल रेंट नहीं है, बाकी सब तो सेम ही है। आर वी ओके विद दिस? ओके, कहां पर है? आठ नंबर, नाम पढ़ो क्या है? मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो 2 तक छोड़ देंगे, 2 के ऊपर जो भी उसको क्या मान लेंगे? डलॉप, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ज्यादातर केसेस जो आते हैं, एग्जाम में ज्यादातर केसेस जो आएंगे सर, वो इन्हीं दोनों के आते हैं, 9 और 10 के। उनको क्या चाहिए ना कि स्टूडेंट का सब कुछ चेक कर लो, उसका लॉप भी चेक कर लो, उसका सॉप भी चेक कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा लॉसो का, लॉसो मतलब लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, लेट आउट भी और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, उसको अपने क्या बोलते हैं? लॉसो। मैं अभी एक इक्वेशन लिखाने वाला हूँ बोर्ड पे, क्लास में कराया हुआ है तुम लोग को, यहाँ पे भी कराऊंगा। लॉसो के 2 अलग अलग स्टाइल होते हैं। पहला स्टाइल क्या लिखा है, नाम पढ़ो, एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। एरिया वाइज मतलब मान लो कि मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब मकान है मेरा, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में मैं खुद रहता हूं तो सॉप, फर्स्ट फ्लोर में मैंने भाड़े पे लगा दिया तो लॉप। तो प्रॉपर्टी का 2 हिस्सा विभाजन कर दिया, एक लॉप एक सॉप है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा? वेरी सिंपल, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन कर लो, एक हिस्से का लॉप की तरह कैलकुलेट कर लो, एक हिस्से का सॉप की तरह कैलकुलेट कर लो। तो आपको जो भी फिगर्स दिए हुए रहेंगे वहां पे प्रॉपर्टी के, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइड बाई 2। एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंड रेंट दिया है, तो आधे का कितना? डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक्चुअल रेंट डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअल रेंट तो खाली वो जो एक तला है उसी का मिलता है, तो वो डिवाइड बाई 2 नहीं होगा। बाकी म्युनिसिपल टैक्स आधा आधा, हर चीज आधा आधा कर देंगे, करेक्ट। तो एरिया वाइज लॉसो बहुत सिंपल होता है। एरिया वाइज अगर प्रॉपर्टी एक हिस्सा लेट आउट, एक हिस्सा सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो दोनों को 2 प्रॉपर्टी मान लो, दोनों को 2 प्रॉपर्टी मान लो। ग्राउंड फ्लोर को सॉप मान के अलग कैलकुलेशन, फर्स्ट फ्लोर को लॉप मान के अलग कैलकुलेशन। तो ये बहुत सिंपल होता है, ज्यादातर सम्स वो लोग इसी के पूछते हैं, और ये बहुत सिंपल होता है, स्टूडेंट को एकदम इजी लगता है कि हाँ प्रॉपर्टी के 2 हिस्से, एक लॉप एक सॉप है, तो जो हिस्सा लेट आउट है वो लेट आउट की तरह सॉल्व कर लेंगे, जो सॉप है वो सॉप की तरह सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। 2 अलग अलग सॉल्यूशन बन जाएंगे, फिर ऐड करके आंसर बता देंगे। सॉप वाले में माइनस आएगा, लॉप वाले में प्लस आएगा, और माइनस करके बता देंगे इतना आ रहा है, इंट्राइड सेट ऑफ करके। आर यू ओके विद दिस? जो भी मैंने बोला है सारा ज्ञान यहाँ मैंने लिख के डाल दिया है, ये सारा ज्ञान सम्स करने में बहुत काम आता है। हेलो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सुनो, पीरियड वाइज लॉसो। पीरियड वाइज लॉसो मतलब प्रॉपर्टी का विभाजन नहीं है, एक ही फ्लैट है। सपोज एक ही फ्लैट है, 4 महीने तक मैं रह रहा था, फिर मैंने खाली कर दिया और मैंने भाड़े पे लगा दिया, तो पहले 4 महीने सॉप, बाद का 8 महीना लॉप। एक ही फ्लैट है, एक ही फ्लैट है, ठीक है, हिस्सा नहीं है अलग अलग। पहले 4 महीने मैं रह रहा था सॉप,
फिर मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया, कहीं और चला गया और वो मैंने भाड़े पे लगा दिया, तो 8 महीने के लिए क्या है, लॉप। पीरियड वाइज लॉसों में अन्याय हो रहा है हमारे साथ। सरकार ने बोला अगर पीरियड वाइज लॉस हो है ना, उसको पूरा लॉप मान लो, तो बर्बाद हो जाओगे। तो अब तो एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का निकलेगा और एक्चुअल रेंट तो सिर्फ 8 महीने का है। विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड ही हायर आएगा जनरली, समझ रहे हो। मतलब मान लो, जस्ट मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, 11 महीने तक मैं रह रहा था, जाओ शॉप, 1 महीना मैंने लास्ट में भाड़ा पे लगा दिया और सरकार क्या बोलेगी, लॉप। पूरा 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे, या न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रियल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, रियल लाइफ में हम लोग लॉप दिखाएंगे ही नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो 1 महीना खाली रख के छोड़ देंगे, ठीक है, बात खत्म। लेकिन सम्स में अगर आया तब बहस नहीं करेंगे सम से, तब उसको पूरा लॉप की तरह सॉल्व करेंगे। तो लॉप की तरह जब सॉल्व करोगे तो पूरा 12 महीने का रेंट लिखोगे एक्सपेक्टेड, और एक्चुअल रेंट सिर्फ 8 महीने का। फिर यहाँ वैकेंसी नहीं हुआ है, यहाँ लॉप सॉप हुआ है, वैकेंसी नहीं हुआ है। तो दोनों में से जो भी हायर है वो जीएवी, फिर नॉर्मल जो अपना सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने भयंकर न्यूमेरिकल टाइप के सारे केसेस कर लिए। अब ये एचपी का आखिरी हिस्सा है, इसमें बहुत सारा ज्ञान है, इस पे सम्स भी बनता है और थ्योरी भी अच्छा है। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो एमसीक्यूज आते हैं ना, तो एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, ये हाथ से मैं कंटिन्यू करूंगा आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। अब हम लोग ये बैलेंस टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं एचपी में। इन टॉपिक्स का वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, 2 लेवल पर है। नंबर 1, इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है न्यूमेरिकल टाइप का। 1 नंबर बात तो ये स्पष्ट रख लो, ठीक है। मतलब इसी को वो लोग क्या करेंगे, लॉप सॉप के साथ मिक्स करके डाल देंगे, तो इस पे सम्स तो बन ही सकते हैं बिल्कुल। दूसरा, इन पे अलग से एमसीक्यू आ सकता है। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चंस में इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, वो लोग चाहते हैं कि सिलेबस का वो पोर्शन जो स्टूडेंट कम पढ़ के जाता है, नहीं टच करके जाता है, उससे भी कुछ पूछ लो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 10 नंबर टॉपिक हुआ तो एचपी के सारे सम्स हो गए, नाउ इट्स ओके, नाउ ओवर। नो, इट्स नॉट ओवर। अब पेपर पैटर्न बहुत डायनामिक होने लग गया है, पहले वाली वो बात एकदम नहीं रही, ठीक है। हर वो चाहते हैं कि पूरे सिलेबस के हर कोने कोने से कुछ ना कुछ पूछ ले, तो इन पे उठा के या तो एमसीक्यू डाल देंगे या इसी में से यूज करके किसी सम्स में एडजस्टमेंट की तरह डाल देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस दिस 11 नंबर, डीम्ड ओनरशिप। नाउ मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अभी मैं 11 नंबर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। एक चैप्टर होता है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है क्लबिंग। क्या नाम होता है, क्लबिंग। ये एक बार देखना, ये कंटेंट है कंपैक्ट बुक का। क्लबिंग कहाँ है, ये रहा, ये 6 नंबर चैप्टर देख रहे हो, क्लबिंग। क्लबिंग का सेक्शन नंबर होता है सर 64, ठीक है। और भी सेक्शन है, 60 से लेके 65 का रेंज है, 60 से 65, पर जो मतलब मास्टर सेक्शन है वो कौन सा होता है क्लबिंग का, 64। थोड़ा सा क्लबिंग यहां भी है। यहां पर एचपी में सेक्शन नंबर क्या है, 27। एचपी के सेक्शन का रेंज क्या, 22 से 27, तो 27 नंबर ही तो पढ़ा रहा हूं मैं, डीम्ड ओनर, तो थोड़ा सा क्लबिंग इसमें भी है। और जो क्लबिंग 27 में, उसको 27 में रखोगे, उसको 64 के साथ मिक्स नहीं करोगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? लेट्स गो टू दैट डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनरशिप, सेक्शन नंबर 27। ओके, इस टॉपिक, ये 1 पेज की टॉपिक जो तुमको दिख रही है शॉर्ट में मैराथन की तरह, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा छोटा छोटा ज्ञान है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे तुमको रियल वर्ल्ड की भी नॉलेज मिलती है। इसमें 5 केसेस होते हैं डीम्ड ओनर के, ठीक है। 5 केसेस होते हैं। हम सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को लेके बात कर रहे हैं। ये देखो, मिस्टर केजरीवाल के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं। मिस्टर केजरीवाल के पास 2 प्रॉपर्टी है, HP1 HP2, दोनों से इनकम कितनी है, 480 और 360 मिला के 8,40,000। तो 8,40,000 तो 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है स्लैब में, तो केजरीवाल जी को तो टैक्स देना पड़ेगा।
अब इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी क्या किया, पत्नी को गिफ्ट कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी पत्नी को गिफ्ट किया है, HP2। तो अब सोचो, पति की फाइल में HP1 4,80,000 और पत्नी की फाइल में कितना, अमाउंट कितना है, 3,60,000, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, दोनों के फाइल में ही 5-5 लाख के अंदर हो जाएगा। और नियम ये होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख के अंदर है तो टैक्स फ्री हो जाती है। तो गलत बात है कि नहीं है। अगर इसने अपनी प्रॉपर्टी अपने वाइफ को या तो विदाउट कंसिडरेशन दिया या फिर फॉर लेस कंसिडरेशन दिया, तब इस प्रॉपर्टी से होने वाला जो भी इनकम है वो पति के फाइल में ऐड कर दिया जाएगा। तो इट इज क्लबिंग। बट इज इट क्लबिंग अंडर सेक्शन 64 और अंडर सेक्शन 27? अंडर सेक्शन 27। इनफैक्ट जब हम लोग क्लबिंग पढ़ते हैं सेक्शन 64 में, तो अपने बोलते हैं कि पति ने पत्नी को कोई असेट दिया है घर छोड़ के, क्योंकि घर दिया है तो 27 में क्लबिंग होगा, और घर छोड़ के कोई और असेट दिया है शेयर्स वगैरह तो 64 में क्लबिंग होगा। आर यू ओके विद दैट? तो पहला केस है, ठीक है, डीम्ड ओनर का। तो भले ही वो प्रॉपर्टी मिसेस केजरीवाल को दे दे, स्टिल जो मिस्टर केजरीवाल है ही विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ HP2 और उसका टैक्स मिस्टर केजरीवाल से ही लिया जाएगा। क्लियर है? अब लेफ्ट साइड पढ़ो, क्या लिखा है? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू हुम, स्पाउस एंड हुम, माइनर चाइल्ड, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है? या तो फ्री में गिफ्ट दिया मतलब, या फिर फॉर लेस कंसिडरेशन। अच्छा, अब तो मैं IFOS पढ़ा चुका हूं तो मैं बात कर सकता हूं तुमसे। मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने अगर अपनी प्रॉपर्टी पत्नी को गिफ्ट किया तो क्या उस पर कैपिटल गेन्स लगेगा? नहीं सर, गिफ्ट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। अगर इन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया घर तो क्या IFOS टैक्स लगेगा? IFOS में गिफ्ट टैक्स नहीं सर, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 56 का 2 का X। याद है कि नहीं है? तो पति अगर पत्नी को घर गिफ्ट करे तो घर का ट्रांसफर ना तो कैपिटल गेन है ना IFOS है। सवाल उठता है उस घर से जो रेंटल इनकम आ रहा है उसका क्या होगा? तो रेंटल इनकम का सर क्लबिंग हो जाएगा अंडर सेक्शन 27। आर वी ओके विद दिस? किसको दिया है सर? स्पाउस या माइनर चाइल्ड, बस यही 2 केस। तो मैं अगर अपनी मम्मी को दे दूं तो नहीं होगा क्लबिंग। मैं अगर अपनी मम्मी को दे दूं तो क्लबिंग, अपने भाई को दे दूं तो क्लबिंग, अंडर सेक्शन 27 तो नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, 2 केसेस ऐसे हैं जब इनमें भी क्लबिंग नहीं होगा। अगर पति पत्नी का डिवोर्स हो रहा है, सेपरेट रह रहे हैं, तब अगर वो दे दिया गिफ्ट तो तब उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है। दूसरा और एक केस है, मैरिड माइनर डॉटर। माइनर डॉटर है पर शादी करवा दी उसकी, तो उसको एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होगा। क्लियर है? ये देख लो, इन 2 केसेस में क्लबिंग नहीं होगा, बाकी ऐसे तो क्लबिंग होगा ही। आर वी ओके विद दैट? पति विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर। मैं ये बात हजारों बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल देता हूँ। ऑब्वियसली मैं बायोलॉजिकली मेल हूँ तो मैं लड़का के एंगल से बात कर सकता हूँ कि मैं असेसी पति है और फिर स्पाउस मतलब पत्नी, ये 2 तरफा है। ठीक है। अगर तुम लड़की हो तो तुम लड़की के एंगल से सोचोगे कि तुमने अपने पति को गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी, वैसे। ठीक है। सेकेंड, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। एक उदाहरण पढ़ते हैं। फादर दशरथ की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? दशरथ की। 4 बेटे छोड़ के गए हैं। ओके। प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया, सारा संपत्ति पे 4 बेटों का जॉइंट होल्डिंग है। ठीक है। वो प्रॉपर्टी ऐसी कि बांटी नहीं जा सकती, इम्पार्टिबल एस्टेट। क्या लिखा है? जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता। तो पूरी संपत्ति छोड़ दिया। एक भवन छोड़ा है, भवन, भवन समझते हो? बिल्डिंग, ऐसा सोचो, एक बिल्डिंग, एक पूरा का पूरा बिल्डिंग है दशरथ का, जो वो बच्चों के नाम पे छोड़ के मरे हैं। ओके। तो वो जो भवन है, भवन पार्टीशन नहीं हो सकता, इम्पार्टिबल एस्टेट है। 4 बेटे जॉइंट होल्डर हैं, पर 4 बेटों ने कंट्रोलिंग राइट्स है, तो चारों के चारों ओनर है, लीगल ओनर है, लेकिन चारों ने डिसाइड किया आपस में कि कंट्रोलिंग राइट राम के पास रहेगा। तो राम विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। तो उस पूरे भवन पे जो रेंटल इनकम आता है उसका टैक्स किससे लेंगे? राम से। राम विल बी द डीम्ड ओनर। बट हु आर द लीगल ओनर्स? 4 लीगल ओनर है। बेचेंगे तो 4 का ही साइन चाहिए। ठीक है। पर इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए सिर्फ पकड़ेंगे किसको? राम को। राम को क्यों पकड़ेंगे? बिकॉज 4 जनों ने सर्वसम्मति से
कंट्रोलिंग पावर किसको दे दिया? राम को। तो ओनर भले ही सब है, पर कंट्रोलिंग पावर राम के पास, तो राम विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड ओनर। आर बी ओके विद दैट? ठीक है। 3 नंबर पढ़ो, क्या लिखा है? मेंबर, ये आजकल बहुत हो रहा है, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव या कंपनी। आजकल तुम लोग देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, इनफैक्ट टावर टाइप के बनते हैं। टावर मतलब होता है मतलब 20 तल्ला, 25 तल्ला, 30 तल्ला, 35 तल्ला, ठीक है। ये जो टावर टाइप की बिल्डिंग होती है, कई बार कॉलोनी भी होती है कि 4 टावर बना दिए और पूरा एरिया कॉलोनी जैसा हो गया, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, एक नया फंडा चालू हुआ है, ये जो बिल्डर होता है वो एक कंपनी या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलता है, और उस पूरे बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं सबका ओनर किसको बना देता है? कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। अब सुन लो तुम लोग, जैसे कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, कोऑपरेटिव में भी शेयर कैपिटल होता है, ओके। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वैसे कोऑपरेटिव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ओके। तो अब बिल्डर क्या करता है, बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं सबका मालिक किसको बना देगा? कंपनी या कोऑपरेटिव को। तुम बिल्डर के पास फ्लैट खरीदने के लिए आओगे, हु आर यू? यू आर द फ्लैट बायर, यू आर द प्रॉपर्टी बायर। तुम बिल्डर के पास फ्लैट खरीदने के लिए आओगे, बिल्डर तुमको फ्लैट नहीं देके कंपनी या कोऑपरेटिव का शेयर्स दे देगा। तो शेयर्स देना मतलब तुम बन गए मालिक, ठीक है, ठीक है। तो टेक्निकली लीगल ओनर कौन है? वो कंपनी या कोऑपरेटिव, लेकिन तुम क्या हो? शेयर्स तुम्हारे पास है। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अगर आप ऐसी कंपनी या ऐसी कोऑपरेटिव के सदस्य हो, मेंबर हो, शेयर्स है आपके पास, तो यू आर कंसिडर्ड द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और आप ही से हम टैक्स वसूली करेंगे। सच बात है, तो ये तो सच्ची बात है। उस फ्लैट का असली मालिक कौन है? तुम। खाली फॉर्मेलिटी के लिए कंपनी के नाम पे और तुमको शेयर्स दिए, पर असली मालिक तो तुम ही हो। तो अगर तुम वो रेंट पे लगाओगे तो वो रेंटल इनकम पे टैक्स क्या कंपनी देगी कि तुम दोगे? तुम दोगे ना। तो यू विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और आजकल यही हो रहा है, ठीक है। इससे बहुत ईजी हो जाता है। कल को फ्यूचर में तुम मान लो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, तो बहुत सिंपल है, तुमको प्रॉपर्टी बेचने के बजाय सिर्फ शेयर्स बेचना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बेचने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी है, शेयर बेचने में लीगल फॉर्मेलिटी उतना नहीं है। प्रॉपर्टी बेचोगे तो 8% 9% स्टैम्प ड्यूटी लग जाता है, शेयर बेचोगे तो 8-9% स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। तो बहुत फायदा है तुम्हारा एक्चुअली। तो आजकल बिल्डर लोग ऐसा करते हैं कि आपको कंपनी या कोऑपरेटिव का मेंबर बना के शेयर्स दे देंगे, और एक्चुअली वो फ्लैट आपका हो गया। तो आप लाके सपोज 5 करोड़ रुपया दिए, तो आपको फ्लैट नहीं देके शेयर्स दे देंगे उतना, ठीक है। यू बिकम द ओनर अल्टीमेटली, ठीक है। तो यू आर द डीम्ड ओनर इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स। ये भी बहुत बवाल है। इसके अंदर में एक सेक्शन नंबर है, मारो हाइलाइटर। क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 53A ऑफ द टोपा एक्ट। टोपा एक्ट का फुल फॉर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, सुनो, एक बड़ा मस्त कंसेप्ट है। ये सच्चाई है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, सेलर बायर आपस में, तो प्रॉपर्टी खरीदने का एक एग्रीमेंट बनता है और एक कन्वेंस डीड बनता है, और वो जाके ना आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ जगह पे कि रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लग जाता है, कई महीने या कई साल लग जाते हैं, ओके। तो अब सोचो ज़रा कि मैं एक बायर हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने पैसा दे दिया अगले को, सेलर को, और सेलर ने मेरे को चाबी पकड़ा के पोजीशन भी दे दिया, हमारे बीच में एग्रीमेंट भी हो गया, पर अभी तक उसका गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। हमने एप्लीकेशन डाल रखा है पर अभी तक सरकार ने रजिस्ट्री नहीं किया है। तो सरकार बोली भले ही रजिस्ट्री नहीं हुआ हो, हमारे नज़रों में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट है एंड द बायर इज द डीम्ड ओनर। सही बात है एकदम, खाली फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, वरना तो मैं ही तो असली मालिक हूं, मैंने पैसा दे दिया, घर ले लिया, मैं ही रह रहा हूं उसमें। अब अगर रजिस्ट्रेशन में सरकार 4 साल लगाएगा तो लगाता रहे, मैं ही मालिक रहूंगा। फॉर इनकम टैक्स पर्पस आई एम द डीम्ड ओनर, और मुझसे रेंटल इनकम वगैरह पे टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। ये था सेक्शन 53 है। लास्ट आ गया 12 साल या उससे ऊपर का लीज पे अगर आप लेते हो तो लेसी बिकम्स द डीम्ड ओनर। क्लियर है डीम्ड ओनरशिप? 12 नंबर कॉम्पोजिट रेंट। मैं 3 बातें बोलने जा रहा हूं, 3 बातें, गौर से मेरी बात को सुनना। एक होटल में मैं रहने के लिए गया, सपोज उस होटल का डेली का किराया है 2000 रुपया, ठीक है, सस्ता होटल था। कितना किराया है? 2000 रुपया। मैं उसमें 1 महीने तक रुका, तो 60,000 रुपया हो गया किराया, ठीक है। मैंने होटल वाले को किराया दिया,
होटल वाले ने मेरे को लेट आउट क्या किया था, रूम प्लस रूम के साथ तमाम तरह के फर्निशिंग्स थे कि नहीं थे। होटल तो फर्निश्ड होता है ना, ओयो रूम नहीं था वो, ठीक है। ओयो रूम जो होता है वो लेस फर्निश्ड होता है या ऑलमोस्ट अनफर्निश्ड होता है, ठीक है, ऑन योर ओन, ताकि वो रेट्स कम हो। तो ओयो रूम नहीं, इट वॉज अ नॉर्मल होटल रूम। तो होटल रूम यू नो इज प्रॉपर्ली फर्निश्ड, उसमें मचान है, फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, फलाना ढिमका सब कुछ ही है। तो जब होटल वाला मुझको रेंट पर दे रहा है तो वो सिर्फ बिल्डिंग दे रहा है कि अदर असेट्स भी दे रहा है? अदर असेट्स भी दे रहा है। अब जब आपको एक ही एग्रीमेंट है जिसमें आपको बिल्डिंग भी लेट आउट हो रहा है प्लस अदर असेट्स भी लेट आउट हो रहा है और उनका अलग अलग रेट सेपरेबल नहीं है, मतलब अलग अलग रेट नहीं है, एक ही किराया है 2000 रुपया पर डे का, तो उस केस में वो पूरी की पूरी इनकम कहाँ जाएगी होटल वाले के लिए? IFOS या PGBP, वो फिर HP नहीं है। अगर आप बिल्डिंग भी लेट आउट कर रहे हो, साथ में अदर असेट्स भी लेट आउट कर रहे हो और एक कॉम्पोजिट रेंट है जो अलग अलग किया नहीं जा सकता कि बिल्डिंग का इतना और अदर असेट का इतना, तब इस केस में उस पूरे कॉम्पोजिट रेंट को क्या मानेंगे? अगर HP नहीं मान सकते तो क्या मानेंगे? IFOS या PGBP। अब तुमको क्या लगता है होटल वाले के लिए वो कैजुअल कभी कभी होने वाला इनकम है कि वही उसका कारोबार है, तो कहाँ जाएगा? PGBP, ठीक है। लेकिन अगर होटल का केस नहीं कोई और केस होता तो इट वुड हैव बीन IFOS, पर HP तो नहीं है ना, बिकॉज बिल्डिंग के साथ अदर असेट्स शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, सपोज अनदर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, कोचिंग सेंटर, मैंने कोचिंग सेंटर का पूरा स्पेस रेंट पे लिया। वहाँ पे दो चीज़ें रेंट पे मुझे मिली है, एक तो कोचिंग सेंटर का वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग प्लस उसके अंदर सारा फर्निशिंग्स था, मतलब AC है, डेस्क बेंच है, प्रोजेक्टर है, सारा फर्निशिंग्स है, उसका भी रेंट मैं दे रहा हूँ। तो अब जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट उसके बीच में अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ है कि बिल्डिंग का जो रेंट है वो है सपोज ₹1,00,000 पर मंथ, और जो अदर असेट्स हम आपको दे रहे हैं पूरा फर्नीचर उसका रेट है ₹3,00,000 पर मंथ। हम हमारा बात ₹1,00,000 और ₹3,00,000। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों असेट साथ में पर अमाउंट सेपरेबल है ना, तो बिल्डिंग वाला जो ₹1,00,000 पर मंथ का रेंट है वो लैंडलॉर्ड के लिए कहाँ जाएगा? HP इनकम में। और अदर असेट्स जो उसने ₹3,00,000 पर मंथ पे रेंट पे दिया है 36 लाख साल का, वो कहाँ जाएगा उसके लिए? IFOS या PGBP में। क्लियर है ये? ठीक है। कॉम्पोजिट रेंट, इसका मतलब होता है रेंट ऑफ HP प्लस अदर असेट्स। अगर ये अमाउंट, अब खाली एक बार ब्लू बॉक्स देखो, अब सिर्फ ब्लू बॉक्स देखो, अगर ये अमाउंट सेपरेबल है तो HP वाला रेंट जो है वो कहाँ टैक्सेबल होगा? HP में। अदर असेट्स वाला रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? IFOS या PGBP में। और अब ग्रीन कलर देखो, अगर ये अमाउंट सेपरेबल नहीं है जैसे होटल, तो वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? IFOS या PGBP में। इफ द अमाउंट इज सेपरेबल तब अलग अलग बिल्डिंग वाले पोर्शन का रेंट HP इनकम, अदर असेट्स का रेंट IFOS या PGBP। और अगर अलग अलग नहीं हो सकता तो पूरा का पूरा ही IFOS या PGBP। आर यू ओके विद दिस? क्लियर है? अब मैं तुमको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो सुन लो, अच्छा रहेगा। बात करें प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल भी आज ही मैं दे रहा हूँ, ये क्लास में नहीं दिया था। मान लो आई एम द ओनर ऑफ द क्वेस्ट मॉल। क्वेस्ट मॉल का ओनर कौन है? RPG ग्रुप, RP गोइंका ग्रुप। सपोज आई एम द ओनर ऑफ द क्वेस्ट मॉल, मैं मॉल का ओनर हूँ, सिंपल हटाओ, ठीक है। मॉल कौन सा, क्या फर्क पड़ता है? आई एम द ओनर ऑफ द मॉल और तुम्हारी एक शॉप है, उसमें तुमने मुझसे रेंट पे लिया है। मेरे और तुम्हारे बीच में दो अलग अलग एग्रीमेंट है, एक तो रेंट एग्रीमेंट है और एक एमेनिटीज़ एग्रीमेंट है। रेंट एग्रीमेंट मतलब वो जो शॉप तुमको मैंने दिया है उसका मैं ₹1,00,000 पर महीना रेंट लेता हूँ, तो ₹12,00,000 साल का रेंट हो गया, वो रेंट है ऑफ द प्रॉपर्टी। और मेरे तुम्हारे बीच में एक एमेनिटीज़ एग्रीमेंट है। आज अगर मॉल के अंदर आपकी दुकान है तो भैया आपको 1000 तरह की सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? सिक्योरिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है। एस्केलेटर की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा आपके कस्टमर्स को मिल रही है, वो पूरा एनवायरनमेंट, उसका मैनेजमेंट, एयर कंडीशनिंग, वो सब भी तो मिल रहा है ना आपको। तो उसके लिए मैं अलग से आपसे ₹50,000 पर मंथ लेता हूँ, वो उसको बोलते हैं एमेनिटीज़ एग्रीमेंट। अब यहाँ तो अलग अलग एग्रीमेंट है, तो रेंट वाला जो एग्रीमेंट है वो तो रेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, दैट विल गो टू HP। हालांकि इस केस में नहीं होगा बिकॉज इट्स अ कंपनी, तो वो PGBP उनका मेन बिजनेस है, और जो एमेनिटीज़ है वो IFOS या PGBP में। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और एक ले लो, इसी से मिलता जुलता। मान लो मैंने एक घर रेंट पे लिया है, घर, ठीक है, रहने के लिए। जो लैंडलॉर्ड है वो मुझसे दो चीज़ें चार्ज करते हैं, एक तो घर का रेंट
50,000 रुपये पर मंथ, और एक बिल्डिंग का मेंटेनेंस वगैरह होता है कि नहीं 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये मंथ अलग से लेते हैं, वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस एमिनिटीज़ का है। तो 50,000 रुपया जो पर मंथ मैं उनको दे रहा हूँ वो उनके लिए एचपी इनकम है, और बिल्डिंग के मेंटेनेंस वगैरह का जो एमिनिटीज़ का पैसा उनको दे रहा हूँ वो उनके लिए आईएफओएस या पीजीपी है। क्लियर है? ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। 13 नंबर क्या लिखा है? को ओनर। एक ही प्रॉपर्टी के मल्टीपल को ओनर्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो एक सम्स आ गया जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई और उसके 2 ओनर बना दिए, तो आप पहले तो सम को ऐसे सॉल्व करो मान के कि एक ही ओनर है, फिर लास्ट में जाके जो प्रॉफिट निकल के आएगा एचपी इनकम, वो दोनों ओनर में डिवाइड कर देना इन द ओनरशिप रेशियो। विच रेशियो? ओनरशिप रेशियो। अगर उन्होंने अलग से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से नहीं दिया तो ओनरशिप रेशियो। ओनरशिप रेशियो मतलब मान लो कि इन लोग का को ओनर लोग का जो हक है वो 1:3 है, हो सकता है कि नहीं? को ओनर का मतलब बराबर होंगे तो जरूरी नहीं है, इट कैन बी 1:3। तो आप जो भी एचपी इनकम आएगा 1:3 डिवाइड कर देना। अच्छा, को ओनर्स के केस में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2-2 लाख रुपए अलग अलग काउंट किया जाता है ना। ठीक है। ओके। 14 नंबर में सर 2 आइटम्स हैं, ध्यान से। पहला आइटम है ये, और दूसरा आइटम है ये। ठीक है, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने 2 साल पहले प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर दी थी। ठीक है, 2 साल से वो हमारे प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। ओके, अब तीसरे साल में वो वापस से हमारी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है रेंट पे। मैं तैयार हूँ देने को रेंट पे, पर मैंने बोला कि देखो 2 साल तक जब मैंने तुमको प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था तो तुमसे भाड़ा बहुत कम लिया था, मुझे ज़्यादा लेना चाहिए था, तो मैं तुमको वापस से रेंट पे ये प्रॉपर्टी तीसरे साल के लिए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम पिछले 2 साल का जो रेंट है थोड़ा सा बढ़ाकर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो मुझे वापस दोगे। अभी बंदा मान गया, बंदा मान गया, तो पहले के जो रेंट थे उसमें जो इंक्रीज्ड पोर्शन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो मुझे दे रहा है, दैट्स कॉल्ड अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। जो अरियर्स ऑफ रेंट मुझे मिलेंगे दैट्स कॉल्ड एचपी इनकम, और इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है। अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ लास्ट 2 years दैट ही पेड टू मी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन। दिख रहा है क्या? नॉर्मली स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो आपको मिलता है वो होता है 24 क्लॉज ए, 24 में था ना, लेकिन यहां पर जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसका सेक्शन अलग है। उसका सेक्शन क्या है? 25A, नॉट 25 ब्रैकेट में, 25A। क्लियर है कि नहीं? तो 30% डिडक्शन मिलेगा एचपी इनकम। 2 लाइन का कैलकुलेशन है सर, बहुत इजी, 2 लाइन का कैलकुलेशन। ठीक है। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है ना, पुराने ईयर्स का रेंट मैं बढ़ाना चाहता हूं, और जितना उसने दिया उतना तो ठीक है, और जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा पोर्शन है वो जो मुझे देता है दैट्स कॉल्ड अरियर्स ऑफ रेंट। उसको लेके हो सकता है हमारे बीच में कोई कोर्ट में डिस्प्यूट हो, उससे फैसला आया हो, या आपसी एग्रीमेंट से हो, जैसे भी हो। अरियर्स ऑफ रेंट अगर मुझे मिल रहा है चाहे म्यूचुअल सहमति से या चाहे अदालत के आदेश से, जैसे भी मिल रहा हो उसका टैक्स ऐसे ही निकलता है, सिंपल। अमाउंट रिसीव्ड माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर विच सेक्शन। सेक्शन नंबर मैं खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। आर यू ओके विद दिस? बस 2 लाइन का कैलकुलेशन। दूसरा वाला खतरनाक है, पहले वाला इजी है। अरियर्स ऑफ रेंट इजी है, उसमें और कोई नौटंकी कोई ड्रामा कुछ नहीं है। दूसरे वाला खतरनाक है। जो मैंने बोला है फिलहाल वो सब तो लिखा हुआ है, तुम जानते हो उसमें। ठीक है। यूआरआर के बारे में मुझे बताना है, इंपॉर्टेंट थोड़ा। ठीक है। बैड डेट, पीजीबीपी में जिसको आप बैड डेट बोलते हो,
एचपी में उसी को आप बोलते हो अनरियलाइज्ड रेंट, करेक्ट। पीजीबी पढ़ के आए हैं अपने, पीजीबीपी में बैड डेट अगर होता है तो उसका रिडक्शन मिलता है कि नहीं, अंडर सेक्शन 36। और अगर बैड डेट रिकवर हो जाए, पिछले किसी साल का बैड डेट अब रिकवर हो जाए, तो वो इस साल का डीम्ड इनकम होता है अंडर सेक्शन 41। ओके ना, मैं तुमको फिगर्स बोल रहा हूँ, सुनो। अब तो तुम पीजीबी पढ़ चुके, तब तो और आराम से समझोगे। एचपी में ये पढ़ाने में मेरी जान निकल गई थी, पर अब तो समझ जाओगे तुम। सुनो, सपोज मैं एक बार पीजीबी बोल के पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में एचपी में आ जाऊँगा। सपोज 2 साल पहले मुझे बैड डेट हुआ था 5 लाख का, ठीक है। तो मैं 5 लाख का बैड डेट का रिडक्शन क्लेम करना चाहता था अंडर सेक्शन 36, लेकिन एओ ने उस वक्त सिर्फ मुझे 3 लाख का रिडक्शन दिया था, 2 लाख का अलाउ नहीं किया। तो एओ ने बोला कि भाई आपके 5 लाख के बैड डेट में 3 लाख की हमको सही लग रहा है, वही हम अलाउ करेंगे, 2 लाख डिसअलाउ करेंगे। तो 2 लाख एडबैक कर दिया था, ठीक है। तो यानी मेरे को सिर्फ 3 ही लाख का रिडक्शन मिला था, 2 लाख तो एडबैक हो गया था डिसअलाउड। तो 2 लाख पे मैंने टैक्स भरा बकायदा। इस साल जिस बंदे ने बैड डेट किया था वो आया और उसने मुझे 5 लाख रुपए पूरे दे दिए, ठीक है। अब वो जो अपना एओ है वो कूद के आ गया और वो बोल रहा है कि मैं पूरे 5 लाख को डीम्ड इनकम मानूंगा। मैं बोलूंगा रुको, तुमने उस वक्त क्या मुझे 5 लाख का रिडक्शन दिया था कि 3 लाख का? तो 2 लाख तो डिसअलाउ किया था ना, तो वो हटाओ पहले इससे। तो जो पैसा आता है उससे पहले डिसअलाउड वाला जो अमाउंट है वो हटाओ। तो 5 लाख आया माइनस उस वक्त जो डिसअलाउ किया था वो हटाओ, 2 लाख बचा कितना? 3 लाख। इस 3 लाख पे आप टैक्स ले सकते हो मेरे से, पूरे 5 लाख पे नहीं ले सकते। अनदर एग्जाम्पल, 5 लाख का बैड डेट हुआ था उस वक्त, 2 लाख उससे 3 लाख अलाउ किया था, 2 लाख डिसअलाउ किया था, 2 लाख एडबैक। सेम स्टोरी। आज जो बंदा है वो मुझे आके पे कर रहा है 4 लाख, ठीक है। जिसने बैड डेट किया था ना, उसमें भगवान आ गए सपने में और उसने आके मेरे को कितना दे दिया? 4 लाख। बोला बस इतना ही दे रहे हैं हम, ठीक है जाओ। 5 से अच्छा 4 तो आया, कुछ तो नुकसान हो रहा था इतना। 4 लाख जो आया, क्या इस 4 लाख पे पूरा टैक्स है? नहीं। अब मेरे और उसके बीच में लड़ाई चलेगी। वो बोलेगा कि उस वक्त सिद्धार्थ तुमको 3 लाख अलाउ किए थे, तो आज 3 लाख पे टैक्स दो क्योंकि आ गया। मैं बोलूँगा नो सर, उस वक्त आपने 2 लाख डिसअलाउ किया था, तो वो 2 लाख पहले हटाऊंगा, बचा हुआ 2 लाख पे दूंगा। कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। हमेशा याद रखना, पुराना पैसा जब भी आता है तो उसमें से उस वक्त जो मेरे साथ अन्याय हुआ था ना, डिसअलाउड, वो पहले माइनस करते हैं। सरकार यहाँ मेरे साथ है। तो 4 लाख आया, डिसअलाउड कितना? 2 लाख, पहले वो हटाओ, बचा कितना? 2 लाख, इसी 2 लाख पर टैक्स लगेगा। क्लियर है? एग्जैक्ट यही कंसेप्ट इन्होंने यहां डाल दिया। यहां क्या नाम है? URR, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, ठीक है। ध्यान से सुनो, आज से 2 साल पहले मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी दी थी एक बंदे को, ठीक है। वो लास्ट के 2 महीने का रेंट बिना पे किए भाग गया, URR, अनरियलाइज्ड रेंट। अब आके उसने वो पैसा मुझे दे दिया, ओके। तो अब टैक्सेबल कितना होगा? URR रिसीव्ड, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर, माइनस डिसअलाउड अर्लियर, जो आएगा वही टैक्सेबल होगा। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए उस वक्त उन्होंने मुझको कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया था, तो फिर सर काय का डिसअलाउड? अरे है रे डिसअलाउड, एक बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है। सुनो ध्यान से, 2 साल पहले क्या हुआ था? एक्सपेक्टेड रेंट वाज 12 लाख, एक्चुअल रेंट मतलब एनुअल रेंट दैट वाज 12 लाख माइनस अनरियलाइज रेंट 2 लाख। मान लो कि एक्सपेक्टेड रेंट भी 12 लाख है, एनुअल रेंट भी 12 लाख है, और वो बंदा 2 महीने का रेंट बिना दिए फरार हो गया था, तो उसने मेरे को 10 ही लाख दिए, तो 2 लाख खा गया मेरा। तो 2 लाख माइनस करो, तो एक्चुअल रेंट कितना आया मेरा? 10 लाख, ठीक है। वेट, अब आप सोचो GAV क्या होता है सर? हायर ऑफ द टू। तो GAV कितना है? 12 लाख। तो अल्टीमेटली आप तो हमसे पूरे 12 लाख पे टैक्स दे लिए ना, आप तो हमसे पूरे 12 लाख पे टैक्स दे लिए। आपने तो ये 2 लाख एक तरह से मेरे को अलाउ किया ही नहीं। तो 2 लाख क्या है? डिसअलाउड है। PGBB में आसान है, PGBB में डिसअलाउड लिखा हुआ रहेगा, यहां डिसअलाउड तुमको ढूंढना पड़ेगा। डिसअलाउड कैसे हो रहा है? क्योंकि सर अल्टीमेटली GAV जो होता है वो तो हायर ऑफ द टू होता है ना, तो बड़ा फिगर तो वो है, तो वो जीत गया। तो यानी अल्टीमेटली मेरे को डिसअलाउड कितना हुआ?
पूरा ही का पूरा 2 लाख डिजल आउट हो गया, मैं तो 12 लाख पे टैक्स देके आ रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब यही 2 लाख आज वापस आएगा तो मैं बोलूंगा टैक्सेबल पोर्शन कितना है, 2 लाख रिसीव्ड माइनस डिसअलाउड कितना था 2 लाख इक्वल टू निल। तो अभी उस पर टैक्स देना नहीं है, और नहीं देना है ना, क्योंकि मेरे से तो आप ले चुके थे ना 12 लाख पे टैक्स, तो मैं वापस आज टैक्स क्यों दूं? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये पूरा ज्ञान यहां मैंने लिख दिया। दोनों ही केस में याद रखना आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अवश्य मिलेगा, चाहे वो अरियर्स हो चाहे यूआरआर हो, यू विल गेट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, 15 नंबर टॉपिक, ये ना बिल्डर लोग के लिए आया है। किसके लिए आया है? ये बिल्डर्स के लिए, हम जैसों के लिए नहीं है। बिल्डर्स लोगों के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टॉक इन ट्रेड। हम जैसों के लिए थोड़ा ना होती है। तो बिल्डर है बेचारा, बिल्डिंग बना लिया, पर उसके कुछ फ्लैट्स है जो बिके नहीं है, ना बिके और ना रेंट पे लगे हुए हैं, खाली पड़े हैं। ठीक है, खाली पड़े हैं, ना बिके हैं ना रेंट पे लगे हैं। तो सरकार ने बोला सुनो बिल्डर, 2 साल तक तो मैं छोड़ दूंगा, 2 साल तक तो मैं उस पर टैक्स नहीं लूंगा, लेकिन 2 साल बाद भी अगर ना तुमने बेचा और ना रेंट पे लगाया तो उसको डलॉप मान के उस पर फिर टैक्स देना चालू कर दूंगा। समझ रहे हो? तो 2 साल तक का मोहलत है। तो इधर देखो, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो वाला साल छोड़ देंगे, प्लस 2 साल और छोड़ देंगे, कंप्लीशन वाला ईयर प्लस 2 साल और छोड़ देंगे, उसमें आपको एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रॉपर्टी खाली रखे तो उसको हम डलॉप मान के उस पर टैक्स ले लेंगे। फाइन, सो दैट कंप्लीट्स आवर एचपी। अपना पूरा हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन अभी कंप्लीट होता है आज। इन द नेक्स्ट मैराथन सेशन वी विल बी स्टार्टिंग द मास्टर चैप्टर दैट इज पीजीबीपी। 40 पेजेस ऑफ नोट्स आर देयर। पीजीबी को पढ़ाने में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 2.5 से 3 क्लास तो लगेगा मैराथन में भी। ओके, ऐसे क्लास में पढ़ाने में तो पता नहीं 11 क्लास 12 क्लास कुछ लगा होगा। ओके, थैंक यू।